नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। टीएनसी की एडवांस सीरीज में मैं उदेश कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि टीएनसी एडवांस सीरीज के अंदर हमने बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में इस बुक को पढ़ा है, जिसमें हमने स्टार्ट किया था ओबीजी से, फिर एंडोक्राइन सिस्टम, फिर नर्वस सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, आई ईयर जीआई ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम, रीनल, फंडामेंटल नर्सिंग, न्यूट्रिशन और जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है दोस्तों, उसको हमने बिल्कुल क्या है सिस्टमेटिक वे में पढ़ा है। अभी जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं दोस्तों करंटली, दैट इज पीडियाट्रिक नर्सिंग। इसकी भी काफ़ी क्लासेज हो चुकी हैं। जिस भी बच्चे ने अभी तक देखी नहीं है तो कृपया एक बार जाकर देख सकते हैं। पिछली जो क्लासेज उनको जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं। लास्ट जो हमारी जो क्लास थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसमें हमने हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक जो स्टेनोसिस है दोस्तों, उसके बारे में हमने क्या किया था, बात किया था, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। आज की जो हमारी क्लास है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम सबसे मेन चीज़ जो डिस्कस करेंगे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में, इंटूससेप्शन के बारे में, हर स्प्रिंग डिजीज़ के बारे में। तो बहुत मतलब एक अच्छी क्लास होने वाली है, जिसके अंदर आपको ऐसे टॉपिक्स मिलने वाले हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे जो क्वेश्चन है दोस्तों वो इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए आज की जो हमारी क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। मेरा थोड़ा सा गला खराब है। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है कि ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए 3 मंथ ओल्ड इन्फेंट। एक नर्स है दोस्तों, वो केयर कर रही है सॉरी जो इन्फेंट है दोस्तों वो 3 महीने का है। होज एब्डोमेन इज डिस्टेंडेड, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एब्डोमेन क्या है, डिस्टेंडेड है, और वोमिटस जो है दोस्तों वो क्या है बाइल स्टेन है। वोमिटस क्या है दोस्तों, बाइल स्टेन है। 3 मंथ ओल्ड इन्फेंट है, एब्डोमेन जिसका क्या है डिस्टेंडेड है। एक नर्स है, केयर कर रही है, 3 महीने का बच्चा है। हमने देखा कि उसके एब्डोमेन डिस्टेंड हो गया है और जो वोमिटिंग है उसमें बाइल प्रेजेंट है बस। द नर्स सस्पेक्ट एन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, नर्स को लग रहा है कि ये क्या हो सकता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। व्हाट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सपोर्ट दिस सस्पिशियन, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। पहली बात तो सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई वाला क्वेश्चन है, मतलब कि एक से ज़्यादा जो ऑप्शन है वो क्या होंगे, राइट आंसर होंगे। दूसरी बात क्या कर रहा है कि व्हाट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब आपको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के क्लिनिकल जो मैनिफेस्टेशन है दोस्तों वो इसके अंदर क्या करने हैं, देखने हैं। तो आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने हैं किसके, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं सबको। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की, कि क्या होता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, तो सब के बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की, तो अब इसकी डेफिनेशन तो बताऊंगा नहीं ना कि भाई इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या है। सीधी सी बात है कि इंटेस्टाइनल के जो कंटेंट है दोस्तों वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गए हैं। इंटेस्टाइन जो है उसके इंटेस्टाइन जो है दोस्तों वो किसी भी जगह से मान लो ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, तो जो भी कंटेंट जो है, फूड है, एयर है, वो आगे क्या नहीं हो पा रहा है, पास नहीं हो पा रहा है। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के नाम से हम इसे जानेंगे। इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के नाम से जानेंगे। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि बाय मोस्ट कॉमन कोज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इन नियोनेट क्या होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन आता है, देखो 2 क्वेश्चन बताऊंगा इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इन नियोनेट, कि जो नियोनेट जो होते हैं, न्यूबॉर्न जो होते हैं, उनके अंदर आई एम सॉरी कि नियोनेट के अंदर या न्यूबॉर्न के अंदर जो इंटेस्टाइनल जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसका मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है। तो जो इसका आंसर आएगा दोस्तों, वो सबसे मोस्ट कॉमन जो कोज होता है वो होता है इसका जेजुनोइलियल एट्रेसिया। जेजुनोइलियल एट्रेसिया। एट्रेसिया मतलब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ऑब्स्ट्रक्शन ही हो गया कि आगे कोई भी चीज आगे पास नहीं हो पा रही है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, लेकिन जगह कौन सी है, जेजुनम और इलियम। तो ये सबसे मोस्ट कॉमन कोज है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का, किसके अंदर दोस्तों, नियोनेट के अंदर। दूसरा एक क्वेश्चन आता है, दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, जेजुनोइलियल जो एट्रेसिया है दोस्तों, उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है दैट इज ड्यूडिनल एट्रेसिया। ड्यूडिनल एट्रेसिया। अब मैंने आपको डाउन सिंड्रोम पढ़ाया था ना, जब मैंने बताया था कि डाउन सिंड्रोम के बच्चे के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, ड्यूडिनल एट्रेसिया प्रेजेंट होता है। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन बनता है कि भाई मोस्ट कॉमन कोज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इन डाउन सिंड्रोम, क्वेश्चन आता है
मोस्ट कॉमन कोज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इन डाउन सिंड्रोम। तो ध्यान रखना दोस्तों, डाउन सिंड्रोम इसका आंसर जो है वो बदल जाएगा, और आंसर जब हो जाएगा, अब हो जाएगा ड्यूडिनल एट्रेसिया हो जाएगा। ड्यूडिनल आंसर क्या हो जाएगा? ड्यूडिनल एट्रेसिया। तो आपने दो चीजें देखी, एक जेजुनो इलियल एट्रेसिया डायरेक्टली पूछ रहे हैं कि भाई मोस्ट कॉमन कोज क्या है। ध्यान रखना वो भी नियोनेट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि 3 मंथ से लेकर और 6 ईयर तक क्या हो जाता है दोस्तों, ये चेंज हो जाता है। 3 मंथ के बाद ये क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। लेकिन सिर्फ नियोनेट भी पूछता है तो इसका जो मोस्ट कॉमन कोज है वो क्या होता है? जेजुनो इलियल एट्रेसिया होता है। क्या तो जेजुनम के अंदर या इलियम के अंदर क्या हो रहा है दोस्तों? एट्रेसिया हो रहा है, आगे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, आगे कोई चीज जान नहीं पा रही है। दूसरा जो कोज होता है सेकंड नंबर पे, इसमें ड्यूडिनल एट्रेसिया आता है। लेकिन डाउन सिंड्रोम के अंदर ये फर्स्ट नंबर पे बन जाता है। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इन डाउन सिंड्रोम अगर पूछ रहा है दोस्तों, तो वो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ड्यूडिनल एट्रेसिया हो जाएगा। वो क्या हो जाता है दोस्तों आपका? ड्यूडिनल एट्रेसिया इसका क्या हो जाता है? मोस्ट कॉमन कोज हो जाता है। बस ये दो चीजें आपको, ये जो दो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बाद में बताऊंगा। पहले मैं थोड़ा सा इसके जो डायग्नोस्टिक जो इवैल्यूएशन है उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं दोस्तों? एक एब्डोमिनल एक्सरे करवाते हैं पेशेंट का क्या करवाते हैं? एब्डोमिनल एक्सरे। जब हम पेशेंट का एब्डोमिनल एक्सरे करवाते हैं दोस्तों, तो उसके अंदर हमें कुछ फाइंडिंग्स दिखाई देती हैं, जो हमें क्या करती हैं? सजेस्ट करती हैं अलग अलग डिसऑर्डर्स के बारे में। जैसे दोस्तों कि अगर आपने जैसे करवाया और आपको ऐसे 2 बबल दिखाई दे रहे हैं, एक ये बबल दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पर ये बबल दिखाई दे रहा है, इसे हम किस नाम से जानेंगे? डबल बबल साइन के नाम से जानेंगे। मतलब 2 बबल हैं तो क्या हो गया? डबल बबल साइन। डबल डी से स्टार्ट हो रहा है। ध्यान रखना, अगर किसी भी पेशेंट के अंदर अगर आपने क्या करवाया? एब्डोमिनल एक्सरे करवाया, और एक्सरे करवाने के बाद आपको उसमें क्या दिखाई दिया? डबल बबल साइन क्या हुआ दोस्तों? दिखाई दिया, ठीक है। डबल बबल साइन क्या हुआ? दिखाई दिया। तो ये डी फॉर ड्यूडिनल एट्रेसिया किस चीज को शो करता है? ये शो करता है कि उस बच्चे के अंदर क्या हो रखा है दोस्तों? ड्यूडिनल एट्रेसिया हो रखा है। उस बच्चे के अंदर क्या हो रखा है दोस्तों? ड्यूडिनल एट्रेसिया हो रखा है। अगर उसके अंदर क्या दिखाई देता है? डबल बबल साइन दिखाई देता है। तो डबल बबल साइन किस चीज को शो करता है दोस्तों? ड्यूडिनल जो एट्रेसिया उसको क्या करता है? शो करता है, ठीक है। एक एक्सरे आप यहाँ पर भी देख सकते हो, देखो ये एक्सरे में यहाँ पर और ये यहाँ पर, ये स्टोमक और ड्यूडिनल को शो कर रहा है। दिस इज स्टोमक और दिस इज ड्यूडिनल। तो ये किस चीज को शो कर रहा है दोस्तों? ड्यूडिनल जो एट्रेसिया उसको क्या करता है? शो करता है। लेकिन अगर आपको 2 की जगह 3 बबल दिखाई दे लगभग, ठीक है, कि 3 स्ट्रक्चर्स आपको इस प्रकार से दिखाई दे रही है, 1, ये 2 और ये आपको दिखाई दे रही है तीसरी, ठीक है। मुझे लगता है ये थोड़ा सा आपको दिखाई कम दे रहा होगा, तो मैंने वैसे इसको हाईलाइट कर दिया है कि एक यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, एक आपको ये दिखाई दे रही होगी और एक ये दिखाई दे रही होगी। तो दोस्तों ये क्या हो गए? 3 हो गए। तो 3 हो गए तो इसे क्या बोलेंगे हम? ट्रिपल बबल साइन बोलेंगे। इसे हम किस नाम जानेंगे दोस्तों? ट्रिपल बबल साइन। ट्रिपल बबल अगर साइन आ रहा है दोस्तों, तो ये दिखाता है जेजुनल एट्रेसिया को। ये किस चीज को शो करता है? जेजुनल एट्रेसिया को शो करता है। ये जेजुनल एट्रेसिया, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर 2 बबल दिखाई देते हैं तो आपका डी फॉर ड्यूडिनल एट्रेसिया, और अगर 3 बबल दिखाई देते हैं तो किस चीज को शो करता है दोस्तों? जेजुनल एट्रेसिया को शो करता है, ठीक है। देखो एक और दिखा देता हूँ आपको, जैसे इस प्रकार से दिखाई देंगे 3, इसमें दिखाई दे रहा होगा आपको अच्छे से, जैसे ये 1, ये 2 और एक यहाँ पर ये तीसरा दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से 3 बबल दिखाई देते हैं दोस्तों। तो ये किस चीज़ को शो करता है? ये शो करता है आपके जेजुनल एट्रेसिया को। किस चीज़ को शो करता है? जेजुनल एट्रेसिया को शो करता है। तो आप एक्सरे के द्वारा पता लगा सकते हो कि इस पेशेंट को ड्यूडिनल एट्रेसिया या, और एक्सरे चेस्ट का नहीं है, ध्यान रखना। एक्सरे क्या है दोस्तों? ये एब्डोमेन एक्सरे है। कौन सा एक्सरे है? एब्डोमिनल एक्सरे है ये। इसके बाद में नेक्स्ट दोस्तों ये पूछ सकता है, एक और आता है इसके अंदर, वो आता है मल्टीपल बबल साइन। एक क्या आता है इसके अंदर? मल्टीपल बबल साइन आता है। और अगर मल्टीपल बबल साइन दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, तो ये शो करता है इलियल एट्रेसिया को। ये किसको शो करता है? इलियल एट्रेसिया को शो करता है। तो 3 हो गए हमारे, एक हो गया डबल बबल साइन, एक हो गया ट्रिपल बबल साइन, और एक हो गया मल्टीपल बबल साइन। डबल फॉर ड्यूडिनल, ट्रिपल फॉर आपका जेजुनल, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियल। इस प्रकार से तो आप याद कर सकते हो ना। चलो वैसे तो आपको याद नहीं होगा, भूल जाओगे आप, लेकिन आप ऐसे तो याद रख सकते हो ना भाई, कि पहले ड्यूडिनम आती है, फिर जेजुनम आता है, फिर क्या आता है दोस्तों? आपका इलियम आता है। तो इसे याद रख लो, ड्यूडिनम में 2, जेजुनम में 3 और इलियम के अंदर क्या आएंगे दोस्तों? मल्टीपल बबल साइन दिखाई देता है। ध्यान रखना,
मल्टीपल बबल साइन को हम क्रिसमस ट्री के नाम से भी जानते हैं, तो इस साइन को हम क्रिसमस ट्री अपीयरेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक बार यहाँ दिखाता हूँ आपको, मतलब कई सारे दिखाई दें, आपको ऐसा लगे कि बस इसके अंदर भाई पता ही नहीं चल रहा, तो अगर कई सारे दिखाई देते हैं दोस्तों तो इसे हम इस नाम से जानते हैं। देखा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो कई सारे बबल दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। तो ये किस चीज़ को शो करता है? ईलियल एट्रेसिया को शो करता है। किसको शो करता है? ईलियल एट्रेसिया को क्या करता है दोस्तों? शो करता है। ऐसे यहाँ पर भी 1 2 3 4, तो ऐसे कई सारे अगर आपको बबल दिखाई देते हैं तो ये किस चीज़ को शो करता है दोस्तों? ईलियल एट्रेसिया को क्या करता है? शो करता है। और ये जो ईलियल जो एट्रेसिया दोस्तों, इसे हम क्रिसमस ट्री अपीयरेंस के नाम से भी जानते हैं। क्रिसमस ट्री अपीयरेंस साइन, इसे हम क्रिसमस ट्री अपीयरेंस साइन के नाम से भी जानते हैं। तो बस बिल्कुल सिंपल है, याद करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया। ड्यूडिनम आपको याद कैसे करते हो? आप ड्यूडिनम, जिजिनम और ईलियम, ड्यूडिनम, जिजिनम, ईलियम याद करते हो तो 2 3 और मल्टीपल स्टार्ट कर दो बस, और आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है इसके अंदर कि भाई जो आपको डिफिकल्ट लगे कि भाई सर मुझे तो याद करने में दिक्कत होती है, तो ऐसा कुछ इसके अंदर है नहीं, है ना। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। एक डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और किया जाता है इसके अंदर, उसका नाम याद रख लेना कि भाई बैरियम स्टडी की जाती है। ठीक है, बैरियम कॉन्ट्रास्ट स्टडी, बैरियम कॉन्ट्रास्ट, बैरियम कॉन्ट्रास्ट स्टडी विद फ्लूरोस्कोपी, फ्लूरोस्कोपी। ठीक है, ये इसके अंदर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या किया जाता है और किया जाता है, तो थोड़ा सा इसको भी याद रख लेना। अब इसके थोड़ी सी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं। ये सभी प्रकार के इंटेस्टाइनल ओब्स्ट्रक्शन में नहीं है, हम इंटेस्टाइनल ओब्स्ट्रक्शन उसके भी कई सारे रीजन पढ़ेंगे, उसमें मतलब लगभग दिखाई देता है, उसकी बात करते हैं। तो एक तो देखो दोस्तों, जब इंटेस्टाइन के अगर अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो सीधी सी बात यह है कि मान लो कि इंटेस्टाइन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो अगर अब वोमिटिंग जो होगी वो कहाँ होगी दोस्तों? मतलब ड्यूडेनम जो है वो भी इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर बाइल आ जाता है। हम जानते हैं ड्यूडेनम के अंदर क्या हो जाता है? बाइल सीक्रेट हो जाता है। तो इससे क्या होगा कि अब जो भी वोमिटिंग होगी ना, उस वोमिटिंग के अंदर क्या प्रेजेंट होगा दोस्तों? बाइल प्रेजेंट होगा। उस वोमिटिंग के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? बाइल प्रेजेंट होगा। तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। भाई हमने हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में क्या पढ़ा कि जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो ड्यूडेनम से क्या है? पहले है। अब जब ड्यूडेनम से पहले ही ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो बाइल तो रहेगा नहीं, तो वहां पर हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर जो वोमिटिंग जो हो रही थी दोस्तों, वो कौन सी हो रही थी? नॉन बाइलस हो रही थी। लेकिन यहाँ पर ड्यूडेनम या उससे आगे क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो ड्यूडेनम के अंदर क्या आ जाता है दोस्तों? आपका बाइल आ जाता है। तो अब जो वोमिटिंग होगी वो कौन सी होगी? बाइलस होगी। तो ध्यान रखना, बाइलस वोमिटिंग हमें बहुत एक अच्छी ये बताता है कि भाई हाँ इस पर्सन के अंदर क्या हो रखा है? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है। तो ये मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी कहलाता है। दिस इज बाइलस वोमिटिंग, दिस इज बाइलस वोमिटिंग। तो बाइलस जो वोमिटिंग है दोस्तों, वो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है इसका, मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बन जाएगा ये, इसका ध्यान रखना, ये बात इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बाइलस वोमिटिंग को आपको जरूर क्या करना है दोस्तों? याद रखना है। इसके बाद में क्या होता है दोस्तों? जहां पर भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है ना, उसके आसपास का जो एरिया है, प्रोक्सिमल जो एरिया है, उसके अंदर देखो, जहां ऑब्स्ट्रक्शन है वहां तो डिस्टेंस हम बोल नहीं सकते ना। तो मान लो कि ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब ही क्या हो रखा है? जैसे ये इंटेस्टाइन है, मान लो कि एग्जाम्पल के लिए ये इंटेस्टाइन है और ये यहाँ से क्या हो गई? ऑब्स्ट्रक्ट हो गई। तो फूड, वाटर, जो भी जो कंटेंट होगा दोस्तों वो यहाँ पर भरेगा, तो यहाँ पर तो क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन है। लेकिन इसके आसपास का एरिया है, प्रॉक्सिमल जो एरिया है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंड हो जाएगा। ये क्या हो जाता है? डिस्टेंशन हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है दोस्तों? डिस्टेंशन हो जाता है। सिंपल सी बात है भाई, समझने की बात है कि आगे कोई चीज जा नहीं रही तो वहां पे भरेगी, और वो भरेगी तो इंटेस्टाइन को क्या करेगी दोस्तों? आपको डिस्टेंड करेगी। तो जहां ऑब्स्ट्रक्शन है उसके आसपास का जो एरिया है, उस एरिया के अंदर क्या हो जाता है दोस्तों? डिस्टेंशन हो जाता है। क्या हो जाता है? डिस्टेंशन हो जाता है। तो बस ये याद रख लेना। तो एक तो हमने क्या पढ़ा? बाइलस वोमिटिंग। दूसरा इसके अंदर याद रखो आप कि डिस्टेंशन हो जाएगा प्रोक्सिमल पार्ट का, मतलब पास वाले पार्ट का। ठीक है, जो इंटेस्टाइन का पास वाला पार्ट है उसका क्या हो जाता है दोस्तों? आपका तो डिस्टेंशन हो जाता है, डिस्टेंशन ऑफ प्रोक्सिमल इंटेस्टाइन, प्रोक्सिमल पास वाली। ठीक है, या इंटेस्टाइन ऐसे लिखो, डिस्टेंशन ऑफ इंटेस्टाइन दैट इज नियर टू, या प्रोक्सिमल और नियर टू ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब
ऑब्स्ट्रक्शन के जो पास वाला जो एरिया है ना दोस्तों, वो क्या हो जाता है, इसके अंदर डिस्टेंशन हो जाता है। कारण क्या है भाई, गैस भर रही है, आप जो भी खा रहे हो, फ्लूइड है, वो सब क्या हो जाते हैं दोस्तों, इसके अंदर एक्यूमुलेशन हो जाता है। तो रीजन क्या है इसका, इसके अंदर रीजन हो जाता है दोस्तों कि एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एक्यूमुलेट या एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड एयर। फ्लूइड और जो एयर है दोस्तों, वो क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके कारण क्या हो जाता है कि जो पास वाला जो पार्ट होगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, आपका डिस्टेंट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंट। ठीक है, बाकी के जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो डिजीज के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे हम कि भाई कौन सी डिजीज है। तो इसमें मेन जो डिजीज जो हम पढ़ेंगे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की, बच्चों के अंदर दो ही हम पढ़ते हैं दोस्तों आपका। ठीक है, एक जेजुनोइलियल ऑब्स्ट्रक्शन जो एट्रेसिया है, जो मैंने बता दिया अभी आपको, और दूसरा जो आता है दोस्तों इसके अंदर, वो आता है आपका इंटुसिसेप्शन। तो ठीक है, अब यहाँ पर हमने दो क्वेश्चन देखे थे, अब एक तीसरा एक पॉइंट यहीं पर लिखना चाहो तो यहीं लिख लो, या आगे लिखना चाहो तो ये लिख लो। हमने दो क्वेश्चन क्या लिखे थे, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इन नियोनेट। आंसर क्या था, पहला है जेजुनोइलियल एट्रेसिया, दूसरा था ड्यूडेनल एट्रेसिया। दूसरा क्वेश्चन पढ़ा था मोस्ट कॉमन कोज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इन डाउन सिंड्रोम। अब न्यूबॉर्न जो होता है वो तो लगभग 0 to 28 डेज का होता है। तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता है कि अगर ये आ जाए कि मोस्ट कॉमन कोज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इन 3 month to 6 year चाइल्ड, 6 year चाइल्ड, 3 महीने से लेकर और 6 साल के बच्चे के अंदर मोस्ट कॉमन कोज पूछे। वो तो नियोनेट के अंदर था आपका, जेजुनोइलियल एट्रेसिया तो किसके अंदर था दोस्तों, आपका नियोनेट के अंदर था। लेकिन 3 महीने से और 6 साल के बच्चे के अंदर मोस्ट कॉमन कोज पूछता है दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी इंटुसिसेप्शन। क्या होगा, इंटुसिसेप्शन। तो आप कई बार आपने जैसे सर्जरी के अंदर, मतलब जो मेडिकल सर्जरी नर्सिंग है दोस्तों, उसके अंदर आपने इंटुसिसेप्शन को कई बार पढ़ा होगा, मैंने भी आपको पढ़ाया हुआ है। लेकिन यहाँ पर भी इंटुसिसेप्शन क्या होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट होता है। पीरियड्स के अंदर भी इंटुसिसेप्शन क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन कोज है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का 3 महीने से लेकर और 6 साल तक के बच्चे में, 3 month to 6 year के बच्चे के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई इंटुसिसेप्शन होता क्या है, व्हाट इज इंटुसिसेप्शन। अब हम बात करेंगे इंटुसिसेप्शन होता क्या है। तो देखो दोस्तों, आपने सुना हुआ होगा कि भाई इंटेस्टाइन का एक जो पार्ट है वो दूसरे पार्ट के ऊपर क्या हो जाता है, फोल्ड हो जाता है। ठीक है, इंटेस्टाइन का एक जो पार्ट है वो दूसरे पार्ट के ऊपर क्या हो जाता है, फोल्ड हो जाता है। जैसे ये मान लो कि ये मेरे बच्चे की किताब है, उसका कोई पेज है, जैसे ये है इंटेस्टाइन। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, इंटेस्टाइन है। अब इसका एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर चढ़ जाए, देखो इस प्रकार से क्या हो दोस्तों, ये फोल्ड हो जाए इस पे। ठीक है, ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार से एक दूसरे पे क्या हो जाए दोस्तों, फोल्ड हो जाए। अब ये फोल्ड हो गया तो दोस्तों यहाँ पर ये जो फूड कंटेंट है ये नीचे जा रहा था, ये फूड कंटेंट, यहाँ से आपने फूड कंटेंट को खाया और यहाँ पर ये फूड कंटेंट क्या आ गया, नीचे आ गया। लेकिन दोस्तों अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, मतलब एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर इस प्रकार से चढ़ जाए, ठीक है, फोल्ड हो जाए, मतलब वन पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन फोल्ड इनटू अनदर पार्ट, तो अब ये फूड कंटेंट नहीं जाएगा आगे, ये फूड कंटेंट अब नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि अब ये ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। तो दिस इज कॉल्ड इंटुसिसेप्शन। इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, इंटुसिसेप्शन के नाम से जानेंगे कि इंटेस्टाइन का एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर क्या हो जाता है दोस्तों, फोल्ड हो जाता है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, इंटुसिसेप्शन के नाम से जानते हैं। तो वन पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, वन पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन फोल्ड इनटू अनदर पार्ट। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, वो ये लैंग्वेज नहीं आती, वो ऐसे नहीं लिखेगा भाई फोल्ड हो जाता है, तो ये तो क्या बच्चे समझ जाएंगे, तब कर दोगे आप। वो इसके अंदर एक वर्ड यूज करता है दोस्तों, तो उस वर्ड को जरूर याद रखना। जब भी आप इंटुसिसेप्शन को पढ़ो तो एक वर्ड जरूर याद रखना, दैट इज टेलीस्कोपिंग ऑफ इंटेस्टाइन। दैट इज टेलीस्कोपिंग ऑफ इंटेस्टाइन, सेम वर्ड है ये। टेलीस्कोपिंग का मतलब यही होना, जो मैंने आपको फोल्ड होना बताया, यही क्या है दोस्तों, टेलीस्कोपिंग है। तो आपको अगर टेलीस्कोपिंग ऑफ इंटेस्टाइन लिखे, ये वन पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन फोल्ड इनटू अनदर पार्ट लिखे, एक ही बात है। तो ये जरूर याद रखना दोस्तों, चाहे आप ये वाला मत याद रखो फोल्ड होता है, लेकिन टेलीस्कोपिंग जो वर्ड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर इंटुसिसेप्शन। अगर आप इसको डेफिनेशन पढ़नी है तो आपको
टेलीस्कोपिंग ऑफ इंटेस्टाइन जो वर्ड है दोस्तों, उसको तो याद करना ही करना पड़ेगा। इसको याद करे बिना आपको काम नहीं चलने वाला है। नेक्स्ट, पहली बात तो खुद इंटरसेप्शन क्या है, मोस्ट कॉमन कोज है किसका, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का, किस में, 3 मंथ टू 6 ईयर के बेबी में। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, क्वेश्चन बनता है कि भाई इन जो इसकी भी कौन सी साइट है। अब भाई आपका क्वेश्चन फोल्ड हो रहा है, कहां हो रहा है, तो मोस्ट कॉमन पूछे दोस्तों, तो मोस्ट कॉमन इसका जो आएगा दैट इज इलियोकोलिक। इलियोकोलिक मतलब इलियम और कोलोन, इलियोकोलिक, ठीक है। तो दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन गया कि इंटरसेप्शन की मोस्ट कॉमन साइट क्या है, इंटरसेप्शन की मोस्ट कॉमन साइट क्या है, तो वो क्या आएगा दोस्तों, आपका इलियोकोलिक आएगा। इंटरसेप्शन की मोस्ट कॉमन साइट क्या आएगा दोस्तों, आपका इलियोकोलिक आएगा। अब इसके कुछ कोजेस के बारे में बात करते हैं। ओपी के अंदर इसमें उससे रिलेटेड कुछ लिखा गया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वैसे कोई बहुत ज़्यादा कोजेस नहीं दे रखे हैं कि भाई क्या कारण है। उसमें एक चीज़ दे रखी है दोस्तों कि किसी भी पेशेंट को अगर जीआई इन्फेक्शन हो जाए, क्या हो जाए दोस्तों, जीआई इन्फेक्शन हो जाए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाए, या फिर वो कोई नया फूड ले, ठीक है, जिसके अंदर प्रोटीन नहीं हो, जो उसकी बॉडी में काम नहीं कर रही है, मतलब उसको मैच नहीं कर पा रही है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फूड प्रोटीन, न्यू फूड प्रोटीन। दो चीज़ें लिख रखी हैं उन्होंने कि कोई भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाए, या आपने न्यू कोई फूड खाया और उसके अंदर नई क्या है दोस्तों, प्रोटीन है। ये क्या काम करती है दोस्तों, ये ऐसे कहते हैं कि भाई ये एक काम करती है कि आपकी इंटेस्टाइन की जो इलियम जो पार्ट है, ठीक है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, मेनली इलियम के बारे में बता रखा है उन्होंने कि वहां पर पाए जाने वाले लिम्फोइड टिश्यूज, ठीक है, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, पेयर्स ऑफ पैचेस के नाम से जानते हैं, पेयर पैचेस के नाम से जानते हैं टर्मिनल इलियम के अंदर। वो क्या हो जाते हैं दोस्तों, स्वेलिंग हो जाती है, और वो स्वेलिंग होने के कारण वो क्या करते हैं दोस्तों, ये चीज जो इंटरसेप्शन है वो होता है। बस कैसे होता है उससे कोई लेना देना नहीं है, बस ये दो चीज याद रख लेना कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है और एक इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फूड प्रोटीन है, वो क्या कर देते हैं दोस्तों, स्वेलिंग कर देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं, स्वेलिंग ऑफ पेयर्स ऑफ पैचेज, स्वेलिंग ऑफ पेयर्स ऑफ पैचेज, कहां पर, इन टर्मिनल इलियम, इन टर्मिनल इलियम। पेयर्स ऑफ पैचेज क्या है, लिम्फोइड टिश्यूज है दोस्तों। पेयर ऑफ पैचेज क्या होते हैं, लिम्फोइड टिश्यू होते हैं। कहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे भाई क्या है पेयर ऑफ पैचेज, तो ये क्या है दोस्तों आपके ये, तो इसके कारण से ये होता है, बस इस चीज को याद रख लेना। ये सही से शायद पेयर ऑफ पैचेज से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था कि कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है, मेनली इलियम में प्रेजेंट होते हैं ये। अब मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाता हूँ थोड़ा सा, उससे आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। ये देखो, तो व्हाट इज इंटरसेप्शन, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा याद हो जाता है, चीज़ों को दोबारा से देखते हैं। तो इंटरसेप्शन क्या है दोस्तों, इट इज ए मेडिकल कंडीशन इन विच वन पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन फोल्ड इनटू अनदर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, ठीक है। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इंटरसेप्शन के नाम से जानते हैं। देखो ये एक पार्ट इंटेस्टाइन का ये दूसरे पार्ट के ऊपर चढ़ गया है, तो इसे ये कहेंगे। यहाँ पर ये बच्चा है, इस बच्चे की बेचारा क्यूट सा बच्चा है, इंटेस्टाइन है, ये बच्चे के पहले नॉर्मल थी, बिल्कुल सीधा है, और यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, ये फोल्ड हो गई, ऊपर चली गई, ये एक दूसरे पे क्या हो गई दोस्तों, ये फोल्ड हो गई हैं, तो ये दिस इज इंटरसेप्शन। ये क्या कहलाता है, आपका इंटरसेप्शन कहलाता है। भाई इससे ज़्यादा सिंपल तो क्या बताओ, कुछ है ही नहीं, इससे सिंपल कुछ नहीं बन सकता आपको। ये तो इतना तो कम से कम आपको याद करना ही करना पड़ेगा। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर दोस्तों कई सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो एक स्टूल के जो करेक्टरिस्टिक्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डायरेक्टली आपको देंगे वो कि भाई इंटरसेप्शन के अंदर कौन से प्रकार का स्टूल पाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा दैट वुड बी करंट जेली स्टूल, करंट जेली स्टूल। इंटरसेप्शन के जो बच्चे हैं जो स्टूल करते हैं दोस्तों, उसमें करंट जेली स्टूल पाया जाता है। ऐसे नहीं कि ऑब्स्ट्रक्शन बिल्कुल भी पास नहीं होता है, ऐसे मत सोचना, थोड़ा मोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन होता रहता है, तो कुछ मात्रा में बनता रहता है, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में बनता है। तो करंट जेली स्टूल का मतलब क्या है दोस्तों, करंट जेली स्टूल का मतलब ये होता है कि भाई इसके अंदर जो स्टूल है ऐसे नहीं दे, मान लो आप लोगों ने तो रट लिया, लेकिन उसने ऐसे नहीं दिया, वो लिख दिया कि एक बच्चा है और बच्चे की जो एज है वो 1 साल है, क्योंकि हम जानते हैं कि 6 महीने से 3 महीने से लेकर और 6 साल तक के बच्चे में इंटरसेप्शन क्या होता है, रिस्क होता है। वो दे देगा कि बच्चे की जो एज है वो क्या है, 1 साल है, और जो बच्चा है दोस्तों उसको क्या हो रखा है कि उसके स्टूल है वो उसके अंदर ब्लड एंड म्यूकस के साथ आ रहा है। लो आप तो रट के चले गए करंट जेली स्टूल, ठीक है, आप तो रट के चले गए करंट जेली स्टूल, लेकिन यहाँ पर तो करंट जेली नहीं आया, उसने तो क्या लिख दिया कि स्टूल है वो ब्लड और म्यूकस के साथ क्या होता है, मिक्स रहता है।
तो स्टूल का ब्लड और म्यूकस के साथ मिक्स होना क्या कहलाता है दोस्तों, करंट जेल स्टूल कहलाता है। तो इस प्रकार से याद करो भाई, रटो नहीं, है ना। तो स्टूल के साथ ब्लड और म्यूकस आता है तो उसे हम किस नाम जानते हैं, करंट जेल स्टूल के नाम से जानते हैं। दिस इज ए बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है दोस्तों, ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है किसका, आपका इंटूसिसेप्शन का। इसके बाद में दूसरा इसका जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है दोस्तों, जो बच्चा जो होता है ना बहुत तेज होता है, ठीक है, स्क्रीमिंग करता है। ध्यान रखना, स्क्रीमिंग मतलब बहुत तेज चिल्लाना, तेज दर्द के कारण, और हाई पिच क्राई अलग अलग है, क्योंकि एक ऑप्शन दे रखा है हाई पिच क्राई, वो नहीं आएगा। तो हाई पिच क्राई अलग याद रखना। स्क्रीमिंग का मतलब होता है कि भाई वर्बल वर्ड्स का और यूज करता है बच्चा, ऐसे मतलब कुछ भी कुछ भी करे, थोड़ा सा बड़ा है तो बोलेगा जोर से, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, स्क्रीमिंग कहलाता है। तो पेन के कारण बच्चा क्या होता है, स्क्रीमिंग करता है। पेन कैसा होता है ये इंपॉर्टेंट है। पेन होता है दोस्तों एकदम से होगा, तेज होगा, सडन होगा, तेज होगा और फिर एकदम से सही हो जाएगा। तो उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम, दैट इज प्रोक्सिमल वर्ड। कौन सा वर्ड यूज करते हैं दोस्तों, प्रोक्सिमल वर्ड यूज करते हैं, कि थोड़ी देर के लिए होता है, ब्रीफ होता है, ठीक है, तेज होता है, सडन होता है, एंड साथ में क्या होता है, सीवियर होता है, सीवियर पेन होता है। तो इसके अंदर जो पेन जो होता है दोस्तों वो प्रोक्सिमल होता है, और जैसे कोलिक की पेन होता है, मेनली कोलिक प्रकार का जो पेन है दोस्तों वो होता है। प्रोक्सिमल कोलिक पेन और कोलिक पेन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आगे क्वेश्चन आएगा उसमें मैं बताऊंगा कि भाई कोलिक पेन तो बहुत बच्चों में पाया जाता है, ठीक है, कॉमन होता है। लेकिन प्रोक्सिमल कोलिक पेन क्या होता है दोस्तों, एकदम से ब्रीफ सडन, और जो सीवियर जो पेन होता है दोस्तों वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। ब्रीफ सडन और जो सीवियर जो पेन वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो इसको थोड़ा सा क्या रखना है, याद रखना, जिसके कारण बच्चा क्या होगा, तेज तेज रोएगा, स्क्रीमिंग करेगा, ठीक है। तो याद हो जाएगी चीज़, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों क्या होगा कि बच्चे के अंदर है ना, मतलब एकदम से वोमिटिंग होती है। इसको हम बोलते हैं भाई, हमारी बॉडी किसी भी चीज़ को बॉडी से बाहर निकालने के लिए जब वो करवाता है तो वो मतलब कि हमारा जो वोमिटिंग जो सेंटर है वो स्टिमुलेट हो, और वो चाहता है कि मैं कोई भी कंटेंट उसको एकदम से मैं बाहर निकालूं। तो उसके लिए जो वोमिटिंग होती है उसे कहते हैं हम रिफ्लेक्स वोमिटिंग। तो रिफ्लेक्स का मतलब कि कोई ना कोई स्टिमुलस था और उस स्टिमुलस के खिलाफ काम करके हमारी बॉडी ने क्या किया दोस्तों, वोमिटिंग किया। हमारा जो वोमिटिंग सेंटर उसने काम किया और एकदम से वोमिटिंग करवाई, तो उसे हम किस नाम जानते हैं, रिफ्लेक्स वोमिटिंग के नाम से जानते हैं। तो इसमें रिफ्लेक्स जो वोमिटिंग है दोस्तों वो भी क्या होती है, दिखाई देती है। रिफ्लेक्स वोमिटिंग वो भी क्या होती है दोस्तों, दिखाई देती है। इसके अलावा एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा। भाई सिंपल सी बात है, भाई एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा ही जब कोई भी कंटेंट है दोस्तों वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहे हैं। तो कंटेंट के ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण क्या होगा दोस्तों, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा। अब एब्डोमिनल डिस्टेंशन के कारण एक प्रॉब्लम और हो जाती है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन जब होगा दोस्तों, जैसे मान लो कि ये है बच्चा, ठीक है, दुखी बच्चा बना देता हूँ, ये है एक दुखी बच्चा, ये यहाँ पर ऐसे मान लो ये इसके क्या है, लंग्स हैं, और यहाँ पर ये डायफ्राम है। जब एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा तो ये डायफ्राम जो है ना दोस्तों, ये क्या होगा, ऊपर की तरफ पुश होगा। इससे क्या होगा, बच्चे के पहले ही बेचारे का छोटा सा बच्चा है, छोटे छोटे लंग्स हैं, तो इससे क्या होगा दोस्तों कि ये डायफ्राम को क्या करेगा, पुश करेगा ऊपर। तो जिससे बच्चे को क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस शो होता है, ठीक है। तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन के कारण जो डायफ्राम है वो क्या होगा दोस्तों, वो पुश होगा क्या, अपवर्ड, ठीक है। डायफ्राम पुशेज अपवर्ड। डायफ्राम है दोस्तों वो अपवर्ड क्या होगा, पुश होगा। इससे बच्चे को क्या होगा दोस्तों, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा। और इस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में बच्चे को एक साउंड सुनाई देती है, उसको थोड़ा सा याद रख लेना। वो साउंड आती है, वो कौन सी आती है, ग्रंटिंग साउंड आती है। कौन सी साउंड आती है दोस्तों, बच्चे के अंदर ग्रंटिंग जो साउंड है दोस्तों वो क्या होती है, सुनाई देती है, ठीक। ग्रंटिंग साउंड क्या होती है, सुनाई देती है किसके अंदर, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के, ठीक है। बस ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। अब एक चीज़ आपको याद हो रखनी है दोस्तों कि कई बार क्या हो जाता है कि कुछ केसेस के अंदर जो रेक्टम है ना उससे भी मास क्या होता है, बाहर की तरफ निकल जाता है, ठीक है। तो कोई भी कंटेंट बाहर निकलना जब फोर्स ज़्यादा लगता है तो प्रोड्यूसिंग करेगा ये मास, और भी साइन पढ़ाऊंगा अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर रेक्टम। तो रेक्टम से जो मास, अब देखो एक बार और पढ़ लेंगे ना तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अभी आपको लग रहा होगा सर याद नहीं हो रहा, बट सब याद हो जाएगा। देखो सबसे पहला भाई कैसा होगा, इस स्टूल के अंदर ब्लड और म्यूकस मिक्स रहेगा तो इसे करंट जेली स्टूल बनेगा। बच्चा तेज चिल्लाएगा, वर्बल्स वर्ड यूज करता है तो स्क्रीमिंग होता है। कारण क्या होता है, प्रोक्सिमल कोलिक पेन। देखो याद आपको सिर्फ स्क्रीमिंग करना था, लेकिन इससे दो साइन आ गए आपके सामने। एक तो स्क्रीमिंग क्यों करता है भाई, प्रोक्सिमल कोलिक पेन था। उससे क्या हुआ दोस्तों, उससे क्या हुआ, ठीक है ये छोड़ो। एक एब्डोमिनल डिस्टेंशन हुआ, एब्डोमिनल डिस्टेंशन से क्या हुआ दोस्तों,
डायफ्राम अपर की तरफ पुश हुआ और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के कारण ग्रंटिंग साउंड सुनाई दी। और एक आपको याद रखना है रिफ्लेक्स वोमिटिंग, बस 2-3 तो साइन है। ये वाला चाहिए याद कर लो, चाहिए नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। ये वाला चाहिए याद मत करो, हाईलाइट नहीं करूँगा इसको, ये वाला याद नहीं भी करोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन ये बाकी के जो साइन है दोस्तों वो तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अब इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डायग्नोस्टिक जो इवैल्यूएशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस आते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर एक साइन आता है दोस्तों, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम डांस साइन के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या नाम है साइन का? डांस साइन है। डांस साइन में क्या होता है दोस्तों कि जब बच्चे के एब्डोमेन को हम क्या करते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा इमेज भी आपको, पाल्पेट करते हैं। बच्चे के एब्डोमेन को हम क्या करते हैं दोस्तों, पाल्पेट करते हैं, तो हमें कुछ फील होता है, और उसकी जो शेप जो होती है ना वो किडनी की जैसी शेप होती है, उसको बोलते हैं सॉसेज शेप, ठीक है। और हार्ड फील होगा, टेंडर, और पाल्पेट कर सकते हैं तो पाल्पेबल, ठीक है, मास फील होगा। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, डांस साइन के नाम से जानते हैं। सॉसेज शेप, टेंडर, पाल्पेबल जो मास है जब हम एब्डोमेन में फील करेंगे, तो अभी दिखाऊंगा इमेज, तो जैसे किडनी की जैसी शेप होती है वैसा, ठीक है, लगभग ऐसी शेप का क्या होगा दोस्तों, हमें मास क्या होगा, फील होगा, मतलब पाल्पेट होगा, ठीक है। और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे ना, तो वहां पर चीज क्या होगी दोस्तों, एम्प्टी फील होगी। तो एक्चुअली में जो आपका राइट इलियक फोसा होगा दोस्तों, वहां पर तो क्या होगी, आपको एम्प्टीनेस फील होती है, और जो आपका एब्डोमेन है उसके अंदर आपको सॉसेज शेप, टेंडर, पाल्पेबल मास क्या होता है, फील होता है। तो वो याद नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, लेकिन ये जरूर याद रखना कि सॉसेज शेप, टेंडर, पाल्पेबल मास क्या होता है, फील होता है। अभी हम बाद में वापस आएंगे, यहाँ पर ये देखो ऐसा मास फील होगा आपको, ऐसा मास क्या होगा दोस्तों, फील होगा आपको, ठीक है। या फिर यहाँ देखो, यहाँ ज्यादा बेटर दिख रहा होगा, ये उभरा उभरा सा दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा है उभरा उभरा सा, ये देखो ऐसा ऐसा, ये ऐसा ऐसा, ठीक है। तो ऐसे फील होगा कि भाई कोई चीज ऊपर उठी हुई है, कोई चीज क्या है, ऊपर उठी हुई है, तो ऐसा 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 क्या होता है दोस्तों, फील होता है। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, सॉसेज शेप्ड है। तो इस साइन को हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम डांस साइन के नाम से जानते हैं। भूलोगे तो नहीं, अब तो याद रहेगा ना, ऐसा शेप है, तो ये क्या है दोस्तों, डांस साइन है। ये क्या है, दिस इज द डांस साइन, ये है आपका डांस साइन। तो ऐसा फील होता है, सॉसेज शेप फील होता है। क्रीसेंट जो वर्ड है ना दोस्तों, जैसे चांद होता है ना वैसा होता है क्रीसेंट से, ऐसे मतलब कि बीच में से थोड़ा सा बड़ा और जो कॉर्नर है वहां से तीखा सा, नुकीला सा, शार्प सा, ठीक है। तो उस साइन को हम किस नाम जानते हैं, क्रीसेंट साइन के नाम से जानते हैं। ये साइन तब आता है दोस्तों, इंटरसेप्शन के कारण क्या होता है कि एब्डोमेन जो है ना उसके अंदर गैस भर जाती है, उस गैस भरने के कारण है ना एक्सरे के अंदर आपको ये दिखाई देता है। तो क्रीसेंट साइन किस पे फील होता है दोस्तों, एक्सरे पे फील होता है। अभी आपको दिखाता हूँ तब आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये वाला एक्सरे करवाया आपने एब्डोमेन का, तो एब्डोमेन का जब आपने एक्सरे करवाया तो ये वाली शेप आपको थोड़ी सी दिखाई दे रही होगी, दिस वन, ठीक है तो वैसा ही वैसा लगभग, बट थोड़ा सा शार्प है ये, है ना। और दूसरा उसको हमने पाल्पेट किया था, और यहाँ पर ये हमें क्या हो रहा है दोस्तों, एक्सरे में दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये मैं एक्सरे के अंदर, मैं इस कलर से बनाता हूँ, रेड से थोड़ा सा दिखाई देगा। ये हमें किस में दिखाई दे रहा है दोस्तों, एक्सरे के अंदर क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, ये देखो थोड़ा और जूम करूँ, तो ये किस चीज़ को शो करता है कि भाई गैस फिल हुई है ये, ठीक है। एब्डोमेन के अंदर क्या है, गैस फिल है, उस चीज़ को शो करता है। इसकी शेप जो है ना उसके ऊपर इसका नाम है, तो इसका जो शेप है दोस्तों दैट इज क्रीसेंट शेप। तो इसके नाम पर इसका क्या नाम पड़ा दोस्तों, आपका क्रीसेंट साइन नाम पड़ा, ठीक है। तो आपने बिल्कुल एकदम मतलब अच्छे से पढ़ो, आप जो भी चीज़ पढ़ो डिटेल में पढ़ो कि भाई कभी भूलो नहीं, ठीक है। तो इस पर आपको ये चीज़ें क्या रहेंगी, याद रहेंगी। इसके बाद में एक साइन आता है, ये अभी आप वापस आऊँगा, एक साइन आता है इसके अंदर दोस्तों क्लो साइन, ठीक है। एक साइन क्या आता है इसके अंदर, क्लो साइन आता है। तो क्लो साइन का मतलब क्या होता है, जैसे ये है, दिस इज क्लो, ये क्या है दोस्तों आपका क्लो है। तो एक्चुअली में जब हम किसी भी पर्सन को बैरियम एनीमा देते हैं, क्या देते हैं दोस्तों, बैरियम एनीमा, जब हम किसी भी पर्सन को बैरियम एनीमा देते हैं तो उसके कारण से बैरियम एनीमा में हमें दिखाई देता है, दो चीजें दिखाई देती हैं, ठीक है। क्या तो हमें क्लो दिखाई देगा, मतलब पंजा सा दिखाई देगा, या फिर जो इंटेस्टाइन है ना वो इस प्रकार से दिखाई देगी जैसे कि क्या हो दोस्तों, स्प्रिंग हो, कोइल्ड स्प्रिंग हो, ठीक है। कोइल्ड हो गई क्या है, स्प्रिंग हो, कोइल्ड हो गई स्प्रिंग हो, तो ये दिखाई देता है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, क्लो साइन के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, क्लो साइन के नाम से जानते हैं कि क्या तो क्लो दिखाई देगा बैरियम एनीमा में हमें, या कोइल्ड स्प्रिंग जो साइन है दोस्तों वो हमें क्या होता है, दिखाई देता है, ठीक है। अभी दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पर ये वाला जो साइन है दोस्तों आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इसमें आपको देखो क्या दिखाई दे रहा है, ये इंटेस्टाइन जो है देखो ऐसे नहीं हो रखे, देखो
ये देखो कैसे बटी हुई है। आपको अगर आप इसमें देखोगे तो देखो ये ऐसे 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 ऐसे, तो कितने सारे पार्ट बटे हुए हैं दोस्तों। तो ये शो करता है आपका इनटू सब्सक्रिप्शन को। और एक यहाँ पर ये वाला जो है दोस्तों, ये किसकी तरह दिखाई दे रहा है, आपका क्लो की तरह दिखाई दे रहा है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, क्लो साइन के नाम से दिखाई देते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्लो साइन हमें किस में दिखाई दे रहा है, वैसे एक्सरे में भी दिखाई देता है बट मेन एनिमा में दिखाई देता है, तो बैरियम एनिमा में दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक हमें किस में दिखाई दे रहा है दोस्तों, एक हमें डांस साइन किससे दिखाई दे रहा है, पाल्पेबल करने से दिखाई दे रहा है। ठीक है, डांस साइन हमें किसी से दिखाई दिया दोस्तों, पाल्पेबल करने के कारण दिखाई दिया। ठीक है, इसके बाद में क्रिसेंट साइन किससे दिखाई दिया, एक्सरे से दिखाई दिया। एक्सरे में अंदर गैस फिल्ड होने के कारण क्या हुआ दोस्तों, हमारे को जो क्रिसेंट जो साइन है वो क्या हुआ, दिखाई दिया है। अब एक जो साइन आता है दोस्तों, दैट इज टारगेट साइन। नेक्स्ट जो साइन आता है वो क्या है दोस्तों, टारगेट साइन आता है। तो टारगेट साइन के अंदर क्या है, ये टारगेट साइन दोनों चीजों में आता है दोस्तों, एक्सरे के अंदर भी दिखाई देता है और यूएससी में भी दिखाई देता है। तो टारगेट मतलब क्या होता है, आपने कई सारी इमेज देखी होंगी, जैसे वो बनाते हैं ना, वो तीरंदाजी करते हैं तो उसमें इस प्रकार से बना हुआ रहता है आपका, ये क्या है, दिस इज टारगेट। तो ऐसा सा दिखाई देता है दोस्तों, देखो एक्सरे के अंदर और यूएसजी के अंदर दोनों में है ये। ठीक है, दिस इज यूएसजी, इस प्रकार से दिखाई दे रहा है आपको। तो दिस इज टारगेट। और ये मेनली जो शेप ऑफ टारगेट है दोस्तों, ये राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर बनता है। किसमें बनता है, राइट अपर क्वाड्रेंट। तो बस सिंपल सी बात है, टारगेट साइन का मतलब शेप ऑफ टारगेट, कुछ नहीं है। टारगेट साइन का मतलब क्या होता है दोस्तों, शेप ऑफ टारगेट बनता है, बस ये ध्यान रखना है। किसके अंदर, शेप ऑफ टारगेट बनता है, शेप ऑफ टारगेट। ब्रैकेट में लिख लेना कि भाई इस प्रकार का टारगेट, कहीं आप सोचो कैसा टारगेट, कौन सा टारगेट, नर्सिंग ऑफिसर वाला टारगेट या कौन सा टारगेट, तो ये नहीं करना ना। तो शेप ऑफ जो टारगेट है दोस्तों, वो आपको बना के इसमें रखनी है। तो इस प्रकार से दिखाई देता है। तो आपको ध्यान रखना है भाई कि डांस साइन किस में आता है, क्लो साइन किस में आता है, टारगेट साइन किस में आता है, डबल बबल साइन किस में आता है, ट्रिपल बबल साइन किस में आता है, ठीक है, मल्टीपल बबल साइन किसके अंदर आता है। तो इसके अंदर आपको वो नहीं करना है। अब इसका पढ़ते हैं लास्ट में, बस थोड़ा सा 1 मिनट और दे दो मुझे आप। इसका लास्ट में पढ़ते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में देखो, बैरियम एनिमा से हमने देखा भी है, उसको ठीक भी कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा डिसऑर्डर है जिसमें बैरियम एनिमा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में भी काम आता है और ट्रीटमेंट में भी काम आता है दोस्तों, तो दैट इज इंटूससेप्शन। तो करेक्शन करते हैं हम, करेक्शन बाई बैरियम एनिमा। ठीक है, करेक्शन बाई बैरियम एनिमा। तो ये इसका मैनेजमेंट भी है और ये इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी है, क्योंकि क्लोज साइन और जो इंटेस्टाइनल स्प्रिंग जो साइन है दोस्तों, वो इसी से दिखाई दे रहा है हमें। तो करेक्शन बाई क्या होगा दोस्तों, बैरियम जो एनिमा है वो इसका मैनेजमेंट हो गया। अगर इससे ठीक नहीं हुआ दोस्तों, तो फिर हमें क्या करनी पड़ेगी, सर्जरी करनी पड़ेगी। फिर हमारे पास हाथ में कुछ नहीं रहेगा, फिर लास्ट में हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, सर्जरी करनी पड़ता है। तो वो क्या हो जाएगा, इसका सर्जिकल मैनेजमेंट हो जाएगा, दैट इज सर्जिकल मैनेजमेंट। बस अब आ जाओ वापस लौट के, एक बार मैं 1 मिनट में रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, ये 1 मिनट वाली जो चीज़ है ना, इसको आप चाहे रिकॉर्ड कर लो, कुछ भी कर लो, क्लिप बना दो, कट के कर दो, ताकि आपको दोबारा से जब आप इसमें क्लिप का और ऑप्शन आता है, आप क्लिप बना सकते हो वीडियो में। ठीक है, नीचे क्लिप कट करके आता है। तो वो क्या है कि कभी भी आपको जैसे मान लो 1 मिनट के अंदर पूरा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन पढ़ना है, तो कैसे पढ़ोगे, तो वो क्लिप बना के आप क्या कर सकते हो, इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, और मेरे लिए भी फायदा है, कभी मैं भी देखूँ तो मुझे भी याद रहे। ठीक है, तो देखो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, पहले चीज हमने क्या पढ़ा, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इन नियोनेट क्या था, जेजुनल एटेसिया। दूसरे नंबर पे क्या था, जेजुनोइडल एटेसिया। दूसरे नंबर पे डेडुनल एटेसिया। डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या बन जाता है, मोस्ट कॉमन ड्यूडिनल एटेसिया। और 3 महीने से 6 साल के बच्चे के अंदर मोन क्या होता है दोस्तों, इंटूससेप्शन होता है। मेन क्या होता है, इंटूससेप्शन। ठीक है, फिर ये मैंने बाद में पढ़ाया था थोड़ा सा। अब इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बताया मैंने इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की, आपको क्या क्या बताया भाई, डबल बबल साइन आता है, किस में आता है, ड्यूडिनल एटेसिया में आता है। इसके बाद ट्रिपल बबल साइन है, जेजुनल एटेसिया के अंदर आता है। मल्टीपल बबल साइन है, इलियल एटेसिया के अंदर आता है। ठीक है, एक बैरियम कॉन्ट्रास्ट स्टडी जो फ्लोरोस्कोपी है वो भी करते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर बाइलस वॉमिटिंग आता है, डिस्टेंशन ऑफ इंटेस्टाइन प्रोक्सिमल और नियर टू ऑब्स्ट्रक्शन, जिसके कारण क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड और एयर होता है। इसका क्या होता है दोस्तों, कारण होता है। ठीक है, इसको हम मल्टीपल बबल साइन को हम क्रिसमस ट्री अपीयरेंस के नाम से भी हम इसे जानते हैं। फिर इसके बाद में मैडम मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इन बिटवीन 3 मंथ टू 6 ईयर, दैट इज इंटूससेप्शन। ठीक है, वो क्या था, इंटूससेप्शन। चलो ऊपर लिख ही रखा है, टाइम मतलब 1 मिनट में बनाना है, तो थोड़ा सा हमारे पास टाइम की कमी है। इंटूससेप्शन। ठीक है, इसके बाद में इंटूससेप्शन क्या होता है, एक पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन जो है दूसरे पे फोल्ड हो जाए, टेलीस्कोपिंग हो जाती है। मोस्ट कॉमन क्या है दोस्तों, आपका आईसी है, इलियोकोलिक है। कोजेज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन या इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फूड, इससे क्या होगा, स्वेलिंग ऑफ पेयर ऑफ पैचेज हो जाता है, किसके अंदर, टर्मिनल इलियम के अंदर। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद में हमने पढ़ा इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सबसे पहला क्या पढ़ा हमने भाई, करंट जेली क्या रहता है, स्टूल रहता है।
इसके अलावा किसे बोलते हैं करंट जेर स्टूल, स्टूल विद ब्लड एंड म्यूकस। स्क्रीमिंग करता है, हाई पिच क्राई नहीं है, ध्यान रखना। प्रोक्सिमल कोलिक पेन के कारण करता है, ब्रीफ सडन सीवियर पेन को प्रोक्सिमल पेन कहते हैं। रिफ्लेक्स वोमिटिंग होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा जिसके कारण डायफ्राम ऊपर की तरफ पुश होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा और बच्चे को ग्रंटिंग साउंड होगा, प्रोड्यूसिंग मास पर रेक्टम होगा। फिर इसके बाद में हमने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हमने देखा, हमने डांस साइन होता है, पाल्पेट करेंगे तो सोसे शेप टेंडरनेस क्या होता है, फील होता है। क्रीसेंट एयर भरने के कारण फील होता है। आपका टारगेट साइन दिखाई देता है। एक क्लो एंड जो कोइल्ड जो स्प्रिंग है दोस्तों, वो साइन क्या होता है इसके अंदर दिखाई देता है। करेक्शन 2 है, बेरियम एनिमल द्वारा कर सकते हैं या फिर हम क्या करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे। ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की यहाँ पर जरूरत है नहीं। अब हमारे क्वेश्चन पेपर वापस लौट के आ जाते हैं, हमने 1 मिनट के अंदर ये पढ़ लिया। अब हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, उसके अंदर दे रखा है कि भाई एक बच्चा है, 3 महीने का बच्चा है, ठीक है, तो ज़्यादा 3 महीने के बच्चा है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ज़्यादातर चांसेज होंगे उसके अंदर किस चीज़ के दोस्तों, आपका इंटरसेप्शन के चांसेज होंगे। तो क्या क्या चीज़ें दिखाई देंगी, तो पहला दे रखा है इसके अंदर भाई वीक पल्स, कहीं दूर दूर तक वीक पल्स बताया मैंने, पल्स से कोई लेना देना नहीं है। हाइपोटोनिसिटी से कोई लेना देना नहीं है। प्रोक्सिमल पेन बिल्कुल सही है, प्रोक्सिमल जो पेन है दोस्तों वो यहाँ पर क्या होता है दिखाई देता है। हाई पिच्ड क्राई नहीं होता, स्क्रीमिंग होगा, अगर होगा भी तो क्या होगा, स्क्रीमिंग होगा। और ग्रंटिंग रेस्पिरेशन दिखाई देगा। क्यों ग्रंटिंग रेस्पिरेशन इसलिए देगा क्योंकि एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है और ये एब्डोमिनल डिस्टेंशन डायफ्राम को ऊपर की तरफ धकेल देता है। और ऊपर की तरफ धकेलने के कारण क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जब अगर होगा तो उसके कारण से क्या फील होगा दोस्तों, ग्रंटिंग जो रेस्पिरेशन है वो आएगा। तो लिख लो, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में प्रोक्सिमल पेन एंड ग्रंटिंग रेस्पिरेशन दिखाई देते हैं। देखो, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन ब्रैकेट में लिख लो मेनली इंटरसेप्शन, मेनली इंटरसेप्शन में प्रोक्सिमल पेन एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस लिखो आप, एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ब्रैकेट में लिख लेना ग्रंटिंग दिखाई देते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर दो, हर बार डिलीट कर देता है इसको। दिखाई देते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए नर्स इज डिस्कसिंग द केयर ऑफ एन इन्फेंट विद कोलिक। ठीक है, यहाँ पर कोई रीजन नहीं लिखा होता ना, तो आप बड़ी डिजीज मत माना करो। देखो छोटे छोटे बच्चों के अंदर क्या होता है, मेनली 3 महीने से कम से बच्चों के अंदर कोई रीजन नहीं होता और कभी कभी उनके अंदर क्या हो जाता है, पेन होता रहता है, तो वो नॉर्मल माना जाता है भाई, ज़्यादातर हो सकता है वो पेन। ठीक है, विद द पेरेंट्स व्हाट शुड द नर्स एक्सप्लेन इज द कोज ऑफ कोलिक पेन। ठीक है भाई, कोलिक पेन जो हो रहा है ना उसका कोज क्या होता है, तो एक्चुअली में जो कोलिक जो पेन होता है, मैंने शायद वहाँ पर ये बता दिया कि प्रोक्सिमल नहीं होता, ये भी प्रोक्सिमल होता है। तो कोलिक जो पेन होता है ना दोस्तों बच्चों के अंदर, वो कौन सा होता है, प्रोक्सिमल एब्डोमिनल पेन होता है। कौन सा होता है, प्रोक्सिमल एब्डोमिनल पेन होता है। थोड़ा सा हम बात करते हैं ना कोलिक पेन के बारे में, ध्यान रखना आप इसको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन से मत जोड़ना। मैं फिर से कह रहा हूँ कि बच्चों के अंदर सिर्फ कोलिक ही पेन लिखा हुआ है ना, तो वो इतनी बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि बच्चों के अंदर है ना कोलिक पेन दिखाई देता रहता है भाई। कई बहुत सारे सिर्फ 5% ऐसे बच्चे हैं जिनको हम डायग्नोस कर पाते हैं, बाद में उनको अपने आप को क्या हो जाता है दोस्तों, ठीक हो जाता है। तो कोलिक पेन का मतलब ही क्या होता है कि ये पेन जो है वो यही लाइन लिखो सेम आप कि प्रोक्सिमल एब्डोमिनल पेन होता है। ये प्रोक्सिमल एब्डोमिनल पेन, तो कोलिक पेन कौन सा पेन होता है दोस्तों, प्रोक्सिमल एब्डोमिनल पेन होता है ये। मतलब कि क्या होगा प्रोक्सिमल, तो मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि एकदम से होगा, सडन होगा, ठीक है, थोड़ी सी देर के लिए होगा और तेज होगा, तो उसे हम किस नाम जानते हैं, प्रोक्सिमल पेन के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है, बहुत सारे बच्चों के अंदर होता है, 5 से लेकर और लगभग 30% ऐसे बच्चे होते हैं दोस्तों जिनके अंदर ये प्रेजेंट होता है। 5 से लेकर 30% इन्फेंट के अंदर मेनली कोलिक पेन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। लेकिन जब हम इसको डायग्नोस करते हैं तो हमें पता लगता है सिर्फ 5%, मतलब 100 बच्चों को अगर हो रहा है ना, तो 100 बच्चों में से सिर्फ 5% ही ऐसे बच्चे होते हैं दोस्तों जिनके अंदर हम क्या लगा सकते हैं कि भाई कारण पता लगा सकते हैं भाई हो क्या रहा है, नहीं तो हमें कारण पता नहीं लगता। फिर भी इसके रिस्क फैक्टर माने गए कि भाई किस किस के कारण से ये हो सकता है। कि जैसे बच्चा है दोस्तों ज़्यादा मात्रा में क्या कर ले, जो एयर है उसको स्वेलो कर ले, तो एक्सेसिव स्वेलोइंग ऑफ द एयर कर ले, एक्सेसिव स्वेलोइंग ऑफ एयर कर ले, या फिर दोस्तों जो वो फीडिंग करता है, तो जो फीडिंग है ना वो बहुत ज़्यादा फीडिंग कर ले, या बहुत ज़्यादा कर ले या तेज कर ले, तो ओवर फीडिंग कर सकता है, या फिर टू रैपिड फीडिंग कर सकता है। तेज फीडिंग हो जाए मान ले बच्चे की,
तो टू रैपिड फीडिंग भी हो सकता है या ओवर फीडिंग भी हो सकता है। टू रैपिड फीडिंग या फिर क्या हो सकता है दोस्तों, ओवर जो फीडिंग है इसके कारण से भी बच्चे को क्या हो जाता है, कई बार पेन हो जाता है। याद रखिए ये भी बताया गया है कि जो मदर जो है ना दोस्तों, अगर मदर के अंदर फियर है ना तो उसके कारण भी ये देखने को मिला। मदर अगर डरती है ज़्यादा तो उसके अंदर भी बच्चे के अंदर कोलिक पेन है, पता नहीं क्या रीज़न है, बस ये माना गया है कि भाई ये चांसेज हैं। ठीक है, तो ये एक बच्चे के अंदर दोस्तों सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो मैच्योर नहीं हो जाए तो उसकी क्या हो, इमेच्योरिटी हो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की क्या हो दोस्तों, इमेच्योरिटी हो, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है दोस्तों, पेन हो सकता है। या फिर एक ऐसा चीज़ लिख दिया उन्होंने कहा कि बस सब इंक्लूड कर लो, हमें नहीं पता आप खुद कर लो, तो उन्होंने बोला न्यूरोकेमिकल डिसरेगुलेशन। ठीक है, मतलब भाई बॉडी के अंदर चाहे न्यूरो ट्रांसमीटर्स हो या कोई भी केमिकल हो वो सही तरह से क्या नहीं रह पाए, रेगुलेट नहीं रह पाए, तो उसके कारण हो सकता है। अब इसमें तो भाई क्या क्या चीज़ तो जोड़े क्या नहीं जोड़े, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर क्या हो जाती है, इंक्लूड हो जाती है। एक नॉर्मल फ्लोरा की कमी हो बच्चे के अंदर, ये भी माना गया है कि भाई बाद में जो नॉर्मल फ्लोरा वो बन जाते हैं, शुरू में नॉर्मल फ्लोरा की क्या होती है, कमी होती है, उसके कारण भी क्या होता है, पेन होता है। ठीक है, दोबारा से देखो भाई, एयर को ले जाए अंदर, फूड को ज़्यादा लेके जाए या तेज लेकर जाए, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर न्यूरोकेमिकल क्या हो, डिसरेगुलेशन हो, या फिर दोस्तों नॉर्मल जो फ्लोरा है दोस्तों वो क्या हो, उसका कमी हो। अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या आएगा भाई, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर बच्चा क्या करेगा, रोएगा। भाई दर्द होगा तो बच्चा क्या होगा दोस्तों, रोएगा, सीधी सी बात है। और रोते रोते उसका चेहरा क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है, रेड फेस्ड क्राइंग बोलते हैं इसको हम। बच्चा रोएगा और रोते रोते उसका चेहरा क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, रेड फेस क्या हो जाता है, क्राइंग। एक बच्चे के अंदर दोस्तों एक्सेसिव गैस देखने को मिली है। ऐसे बच्चे के अंदर गैस फॉर्मेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो बार बार फार्टिंग करता है वो। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, दिखाई देता है। अब रोएगा तो अपने हाथ पैरों को ऊपर उठाता है वो। ठीक है, छोटा सा बच्चा बेचारा लेटा हुआ है तो हाथ पैरों को जोर जोर से देकर मारता है, तो पुलिंग अप करता है। तो पुलिंग अप करेगा, पुलिंग अप ऑफ आर्म्स एंड लेग्स और आर्म क्या करता है दोस्तों, ऊपर उठाता है। अब इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट सीधा ये है कि जो आपको अगर कोज पकड़ में आ जाए तो ट्रीटमेंट कर दो, और तो क्या है बस, नहीं तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगा। भाई पेन है तो पेन मेडिकेशन दे दोगे, और तो क्या करोगे। तो इसका जो ट्रीटमेंट है दोस्तों वो हम क्या करेंगे, जो करेक्शन या ट्रीटमेंट ऑफ कोज। अब अगर कोज पकड़ में आ गया तो ये कर दो, नहीं पकड़ में आ रहा तो फिर हम इसको क्या देंगे, सिम्टोमेटिक देंगे। भाई दर्द है तो बस दे देंगे दर्द का सिम्टोमेटिक देंगे बस, और कुछ इसका कोई ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बस यही है। चलो वापस से आ जाओ, इतना ज़्यादा मतलब है नहीं ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट से ये वाला। बस इसमें ये याद रखना भाई, कोलिक होगा तो पेन कैसा होगा, प्रोक्सिमल एब्डोमिनल पेन होगा। इनएडिक्वेट पेरिस्टाल्सिस से कोई लेना देना नहीं है। एलर्जिक रेस्पॉन्स टू सर्टेन प्रोटीन्स इन मिल्क, उसमें लिखा हुआ भी है ये, बट इन दोनों में से भी अगर हम एक स्पेसिफिक चुने ना तो प्रोक्सिमल एब्डोमिनल पेन ज़्यादा होगा। ठीक है, ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म डिजाइन टू एलिमिनेट फॉरेन प्रोटीन। ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई फॉरेन प्रोटीन को बॉडी से बाहर निकालने के लिए पेन हो रहा है, तो वो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर उसके बारे में पता ही नहीं है लोगों को, तो हम कुछ नहीं कह सकते। सीधा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बता सकते हैं कि इसके अंदर प्रोक्सिमल एब्डोमिनल जो पेन है दोस्तों वो क्या होता है, दिखाई देता है। तो लिखो, और ध्यान रखना ये ज़्यादातर ये जो डिसऑर्डर है ना 3 महीने से कम वाले बच्चों में ज़्यादा होता है। ठीक है, वैसे तो इन्फेंट में होता है, लेकिन अगर उसमें भी एक एज पूछे मेनली तो 3 महीने से कम वाले जो बच्चे हैं दोस्तों उनके अंदर क्या होता है, ज़्यादा दिखाई देता है। तो लिखो, कोलिक पेन इन इन्फेंट, जो कोलिक पेन इन इन्फेंट इज पैरोक्सिमल एब्डोमिनल पेन, इज पैरोक्सिमल एब्डोमिनल। बस एक लाइन में बहुत है कि इन्फेंट के अंदर पाया जाने वाला कोलिक जो पेन होता है वो क्या होता है, आपका प्रोक्सिमल एब्डोमिनल क्या होता है दोस्तों, पेन होता है। बस कुछ ज़्यादा नहीं। अब एक बहुत अच्छा जो डिसऑर्डर है दोस्तों वो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। एक बहुत अच्छा डिसऑर्डर है ये कि 1 महीने का बच्चा है, ए 1 मंथ ओल्ड इन्फेंट है, इज एडमिटेड टू पीडियाट्रिक यूनिट, मतलब पीडियाट्रिक वार्ड के अंदर, यूनिट का मतलब पीडियाट्रिक वार्ड। कितने का, 1 महीने का। तो हम जानते हैं 1 साल तक का जो बच्चा होता है वो क्या कहलाता है, इन्फेंट कहलाता है। 0 डे से लेकर और 1 साल तक का बच्चा इन्फेंट कहलाता है। 0 डे से लेकर 28 डेज तक का बच्चा न्यूबॉर्न कहलाता है। ठीक है, 1 से 3 साल तक का टोडलर कहलाता है। 3 से 6 साल का प्री स्कूलर कहलाता है। ठीक है, 6 से 12 साल का, कुछ बुक्स में 6 से 10 है, स्कूल गोइंग कहलाता है। और 13 से 19 अकॉर्डिंग टू WHO एडोलसेंस कहलाता है। अब 1 महीने का बच्चा है दोस्तों, वो आता है आपको पास कहाँ पे, पीडियाट्रिक यूनिट में। डायग्नोसिस उसकी क्या है, डायग्नोसिस है उसकी हर्स्प्रिंग डिजीज। ठीक है, इसको किस नाम से और जानते हैं, कॉन्जिनाइटल एग गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन। तो एक क्वेश्चन तो हमारा, देखो हमारा को कोई ये क्वेश्चन नहीं करना, हमारा कोई मकसद ये क्वेश्चन करना नहीं है कि भाई हमने ये क्वेश्चन कर लिया और हम खुश हो गए।
हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद ये है कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है तो उसे करें। तो हमें एक क्वेश्चन यहीं पर मिल गया कि भाई हर्स्प्रिंग जो डिजीज होती है, हर्स्प्रिंग डिजीज इज ऑल्सो नोन एज कॉन्जेनाइटल एगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि हर्स्प्रिंग डिजीज को हम और किस नाम से जानते हैं दोस्तों। भाई उसको लग रहा है कि टेंटेटिव मतलब आगे ये डायग्नोसिस लग रहा है उसका। ठीक है, वोट प्रोसीजर डज द नर्स, अभी पक्का नहीं है। ठीक है, जैसे डेट देते हैं एग्जाम की, टेंटेटिव डेट इतने तारीख को आपका एग्जाम होगा, तो वो टेंटेटिव को मतलब होता है होगा, 100% नहीं है। ठीक है, वोट प्रोसीजर डज द नर्स एक्सपेक्ट टू बी यूज टू कंफर्म द डायग्नोसिस। वर्ड को जरूर यूज करना दोस्तों कि क्या है, कंफर्म द डायग्नोसिस वर्ड लिखा हुआ है। भाई इस डायग्नोसिस को आपको अगर क्या करना है, कंफर्म करना है, तो इस डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए, मतलब इस डिजीज की डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए, हर्स्प्रिंग डिजीज की डायग्नोसिस को क्या करने के लिए दोस्तों, कंफर्म करने के लिए आप क्या चीज करवाओगे। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कमेंट करके बताओ। कोलोनोस्कोपी करवाओगे, रेक्टल बायोप्सी करवाओगे, मल्टीपल सैलाइन एनिमास दोगे, या फिर फाइब्रो ऑप्टिक नेजोएंटेरिक ट्यूब जो है वो लगाओगे। बताओ 4 चीजों में से एक बताना है कि कोलोनोस्कोपी, रेक्टल बायोप्सी, मल्टीपल सैलाइन एनिमास और फाइबर ऑप्टिक नेजोएंटेरिक ट्यूब। अब जो भी बच्चा पढ़ाई करता है ना, उसको तो ये आंसर आता होगा। लेकिन वैसे इसके अंदर है ना, एक ऑप्शन लिखना चाहिए था, इन्होंने लिखा नहीं, रेक्टल मैनोमेट्री, तो ये क्वेश्चन और ज्यादा अच्छा हो जाता अगर इसके एक ऑप्शन में रेक्टल मैनोमेट्री लिखा रहे ना, रेक्टल मैनोमेट्री, तो ये ज्यादा अच्छे ऑप्शन बनेंगे। क्योंकि अब है ना, आंसर ढूंढना बहुत सिंपल हो जाएगा, लेकिन रेक्टल मैनोमेट्री के डालने से थोड़ा सा क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर्स्प्रिंग डिजीज में हम दोनों चीजें करते हैं, रेक्टल मैनोमेट्री भी करते हैं और रेक्टल बायोप्सी भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर दिया नहीं तो नहीं दिया, तो चलो कोई बात नहीं। अब हम इस डिजीज को पढ़ते हैं, कॉन्जेनाइटल एगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन। ठीक है, तो कॉन्जेनाइटल डिजीज का नाम है कॉन्जेनाइटल एगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन। ठीक है, कॉन्जेनाइटल का मतलब क्या है दोस्तों, जन्म के समय भी आपको मिलेगी ये, तो एट प्रेजेंट होगी, एट बर्थ क्या रहेगी, प्रेजेंट, प्रेजेंट एट बर्थ, ऐसे लिखो, प्रेजेंट एट बर्थ। ठीक है, प्रेजेंट रहेगी ये एट बर्थ, तो एट बर्थ ये डिजीज क्या होती है दोस्तों, प्रेजेंट रहती है। सेकंड क्या दे रखा है, एगैंग्लियोनिक, तो एगैंग्लियोनिक, ए मतलब एब्सेंस और गैंग्लियोनिक का मतलब गैंग्लियन। अगर बच्चे को बिल्कुल ये भी समझ में नहीं आए तो सिंपल सी बात ये ध्यान रखो कि भाई इसके अंदर जो नर्व जो होती है ना, वो क्या हो जाती है, एब्सेंट हो जाती है बस। तो एब्सेंस ऑफ गैंग्लियन, एब्सेंस ऑफ गैंग्लियन और नर्व्स किसके अंदर, कोलोन के अंदर। ठीक है, तो कोलोन के किसी पार्ट के अंदर क्या हो रहा है दोस्तों, ये एब्सेंस हो रही है, क्या, गैंग्लियन या नर्व। एक्चुअली में क्या होता है दोस्तों कि हमारी इंट्रायूटेराइन लाइफ के दौरान जो हमारे इंटेस्टाइन है, उसकी जो मेसोडर्मल लेयर है ना, वहां पर जाती है। ठीक है, कौन सी, कुछ सेल्स जाते हैं जिनको हम न्यूरल क्रेस्ट सेल के नाम से जानते हैं, और वो जाकर दोस्तों आगे क्या करती है, नर्व का फॉर्मेशन करती है। लेकिन वो नहीं हो पाता है, उनका माइग्रेशन जो है वो सही से नहीं हो पाता है, तो उसके कारण से डिसऑर्डर देखने को मिलता है। लेकिन इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल पढ़ो, आप थोड़ा पढ़ो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट दोस्तों मेगाकोलोन। मेगाकोलोन का मतलब क्या है दोस्तों कि इंटेस्टाइन का जो पार्ट है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंडेड हो जाएगा। तो कोलोन डिस्टेंडेड हो जाती है। आपको सर इसमें कंफ्यूजन होगा आपको, क्योंकि इसके अंदर कॉन्स्ट्रक्शन भी होता है, ठीक है, और डिस्टेंशन भी होता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों दे रखा है डिस्टेंडेड कोलोन, डिस्टेंडेड कोलोन भी देखने को मिलेगा। तो इस कारण से इस डिजीज को हम कॉन्जेनाइटल एगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन या हर्स्प्रिंग डिजीज के नाम से हम इसको जानते हैं। बस पहले से तो भाई डेफिनेशन अगर आपको आ गई ना, तो आधी सी चीज तो क्या हो जाती है दोस्तों, आपको आ जाती है। अब इसको मैं समझाता हूँ, तो कॉन्जेनाइटल तो बाकी की चीजें नहीं पढ़नी, सिर्फ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पे हम जाते हैं डायरेक्ट। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर दोस्तों ध्यान रखना कि जहां पर इंटेस्टाइन के जिस पार्ट के अंदर, देखो मैं इसमें एक तरीके से बनाता हूं, मैं यहां पर एक बार थोड़ा सा ऐसे बनाओ, चलो ऐसे नहीं, अच्छे से बनाता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये इंटेस्टाइन का कोई पार्ट है, आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें बिल्कुल क्या हो रखा है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो रखा है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ये आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, बड़ा दिखाई दे रहा होगा। तो हर्स्प्रिंग डिजीज में क्या होता है दोस्तों कि जो अफेक्टेड सेगमेंट है, जो एगैंग्लियोनिक पार्ट है, मतलब जिसमें गैंग्लियन नहीं है, एगैंग्लियोनिक जो पार्ट है दोस्तों, उसके अंदर तो क्या दिखाई देता है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। मतलब कि जो इंटेस्टाइन है वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा,
लेकिन उसके पास वाला जो पार्ट होगा, मतलब प्रोक्सिमल पार्ट है अफेक्टेड सेगमेंट के, वो क्या हो जाता है दोस्तों, उसका क्या हो जाता है, डायलेशन हो जाता है, और उसी को किस नाम से जानते हैं, हम मेगा कोलोन के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन आए तो कितना अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा कि इन हर स्प्रिंग डिजीज द पार्ट विच इज अफेक्टेड, ठीक है, द एग गैंग्लियोनिक पार्ट विच इज अफेक्टेड विल रिजल्ट इनटू, पहला लिखेगा इंटेस्टाइनल मतलब अफेक्टेड पार्ट के बारे में बात कर रहा है, तो इसमें लिखेगा अफेक्टेड पार्ट इज डिस्टेंडेड या फिर डायलेटेड या फिर मेगा कोलोन। दूसरा लिखिए इसके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द अफेक्टेड पार्ट। ज्यादातर जो बच्चे हैं ना, इसका आंसर मेगा कोलोन करके आएंगे, क्यों, उसको डिजीज का नाम ही मेगा कोलोन है, उनको लगेगा कि वो वाला पार्ट क्या हो रहा है दोस्तों, मेगा कोलोन हो रहा है। नहीं भाई, वो वाला पार्ट मेगा कोलोन नहीं हो रहा है। जो पार्ट दोस्तों अफेक्टेड होता है उस पार्ट का तो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, और उसके पास वाला जो पार्ट होता है ना दोस्तों, उसका क्या हो जाता है, डायलेशन हो जाता है। तो ध्यान रखना, इस प्रकार से आपको इसको लिखना है। तो क्लिनिकल इलस्ट्रेशन लिखो, दो चीजें लिखेंगे, अफेक्टेड और एग गैंग्लियोनिक पार्ट, इसका तो क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। अभी आपको मैं एक्सरे भी दिखाऊंगा इसका, तो और ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। और प्रोक्सिमल पार्ट, मतलब प्रोक्सिमल जो सेगमेंट है नियर टू अफेक्टेड सेगमेंट, मान लो कि जो अफेक्टेड सेगमेंट के पास वाला पार्ट है, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल पार्ट, रेड से लिख देता हूँ, थोड़ा सही लगेगा, नोट्स अच्छे मिल जाएंगे। तो इंटेस्टाइनल पार्ट दैट इज प्रोक्सिमल, ठीक है भाई। ऐसे वर्ड यूज करना इसलिए सही रहता है कि मान लो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस जो आते हैं ना, उसमें वो ऐसे ही लिखेगा आपका ना, नियर नहीं लिखेगा वो, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए प्रोक्सिमल का मतलब क्या होता है, नियर। इंटेस्टाइनल पार्ट दैट इज प्रोक्सिमल और नियर टू अफेक्टेड पार्ट या एग गैंग्लियोनिक पार्ट, अफेक्टेड पार्ट और एग गैंग्लियोनिक पार्ट इज यहां पर क्या होगा दोस्तों, आपका डायलेशन लिख सकते हो, ठीक है, आप डायलेशन लिख सकते हो, DILATION, या फिर आप डिस्टेंशन भी लिख सकते हो, डायलेशन लिख सकते हो, डिस्टेंशन लिख सकते हो, या फिर मेगा कोलोन लिख सकते हो। तो थोड़ा सा भाई इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि आप रट लेते हो सिंपल सी बात, और रट कर आप क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि पास वाला पार्ट जो होता है ना, वहां पर मेगा कोलोन होता है। जबकि बच्चे जो पढ़ते हैं ना दोस्तों, वो ये पढ़ लेते हैं कि भाई डायरेक्टली मेगा कोलोन हो गया। ये देखो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, बिल्कुल क्या है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है, लेकिन इसके पास वाले पार्ट जो है वो क्या हो रखे हैं दोस्तों, डायलेटेड हो रखे हैं। तो मेन तो यहाँ वाला पार्ट है, ठीक है। तो कोई से भी साइड हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बाद आगे ही हो। तो क्या होता है दोस्तों, और लेकिन पहले वाले पार्ट के अंदर ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि जब कॉन्स्ट्रिक्टेड कोई भी पार्ट होगा तो जो फूड जब आगे जाएगा, फूड वहाँ पर क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा, एयर एक्यूमुलेट होगी, तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस होंगे, ठीक है। वैसे हो सकता है दोनों में, ध्यान रखना ये बात। देखो यहाँ देखो आप, यहाँ पर ये वाला पार्ट अफेक्टेड है दोस्तों, तो अफेक्टेड जो पार्ट है ना, वहाँ पर तो कॉन्स्ट्रिक्शन है, और बाकी जो पार्ट है दोस्तों वो क्या दिखाई दे रहा है आपको, मेगा कोलोन इसके अंदर क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। मेगा कोलोन बाकी के पार्ट में क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तो इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है, इसलिए मैंने थोड़े से इसमें टाइम लेकर आपको बताया है कि आप ये समझो। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि हर स्प्रिंग डिजीज के अंदर भाई मोस्ट अफेक्टेड पार्ट जो होता है ना, वो कौन सा होता है, मोस्ट अफेक्टेड पार्ट। भाई जब जुकाम लग जाती है तो इचिंग और रोने लग जाती है, मेरे पूरे ऐसे नोज वूज में इचिंग चल रही है। मोस्ट अफेक्टेड पार्ट, तो मोस्ट अफेक्टेड जो पार्ट है दोस्तों, वो इसका आंसर आएगा सिग्मोइड एंड रेक्टम, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हर स्प्रिंग डिजीज के अंदर मोस्ट अफेक्टेड पार्ट कौन सा होता है। इसलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, रेक्टल बायोप्सी करते हैं, ठीक है, या रेक्टल मैनोमेट्री करते हैं, क्योंकि यही है। इसके बाद में बाकी क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन पढ़ते हैं। अब दोस्तों इस सीधी सी बात है भाई, मैकोनियम जो है वो इतनी जल्दी तो पास होगा नहीं, क्यों, क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्शन है एक जगह पे, तो क्या होगा, डिलेड पासेज ऑफ मैकोनियम दिखाई देगा इसके अंदर, ठीक है। तो जो मैकोनियम है, पासेज क्या होगा दोस्तों, डिले होगा। मैकोनियम पासेज क्या होगा दोस्तों, डिले हो जाएगा इसके अंदर। अब वॉमिटिंग बताओ होगी तो कौन सी होगी, बताओ। अगर मैं बात करूँ कि भाई वॉमिटिंग होगी तो कौन सी होगी, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, इंटेस्टाइन के अंदर अगर कोई भी पार्ट है उसके अंदर अगर वॉमिटिंग होती है तो वो हमेशा बाइलस वॉमिटिंग होती है। कौन सी होती है, बाइलस वॉमिटिंग। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके बाद। जैसे नॉन बाइलस किस में होती है, हाइपरट्रोपिक पाइलोइड स्टेनोसिस के अंदर।
इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर कौन सी होती है दोस्तों? आपकी बाइलस वोमिटिंग होती है। हेयरस्प्रिंग डिजीज के अंदर भी कौन सी होगी? आपकी बाइलस वोमिटिंग इसके अंदर दिखाई देती है। अब सिंपल सी बात है दोस्तों कि जब कोई चीज़ ऑब्स्ट्रक्ट होगी तो उस एब्डोमेन, तो भाई एब्डोमिनल के अंदर तो डिस्टेंशन होगा ही होगा, एब्डोमेन तो नहीं मानेगा, तो एब्डोमिनल जो डिस्टेंशन है दोस्तों वो भी देखने को मिलेगा। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि इन्फेक्शन के भी चांसेस हो जाते हैं, तो एंटेरोकोलाइटिस हो जाता है, ठीक है। स्मॉल और लार्ज जो इंटेस्टाइन है उसका इन्फेक्शन हो जाता है, तो एंटेरोकोलाइटिस हो जाता है, जिसके कारण जो पेशेंट है दोस्तों उसको फीवर भी आ सकता है। तो फीवर इज ऑल्सो ए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस डिजीज, ठीक है, वो भी दिखाई देगा। और स्टूल का अगर आप पूछे भाई स्टूल कैसा आता है, तो इसमें ब्लडी स्टूल आएगा, बस इतना ध्यान रखना है कि जो स्टूल है दोस्तों वो कैसा आएगा, इसके अंदर ब्लडी जो स्टूल है दोस्तों वो इसमें क्या होता है? दिखाई देता है, ब्लड स्टूल दिखाई देता है, ठीक है। इसके बाद आपको पता ही है कि भाई जब फूड आगे जा ही नहीं रहा तो कॉन्स्टिपेशन तो होगा ही होगा। जब फूड आगे जा ही नहीं रहा तो क्या होगा दोस्तों? कॉन्स्टिपेशन होगा। ज़्यादा इन्फेक्शन अगर फैल गया तो उसके कारण क्या हो सकता है दोस्तों? परफोरेशन तक भी हो सकता है। क्या हो सकता है? परफोरेशन भी हो सकता है। तो वापस से आ जाते हैं एक बार, देखो वापस सारे बता देता हूँ ताकि जल्दी जल्दी रिवाइज। देखो मेरा देखो मकसद ये होता है कि मैं आपको जल्दी से यहाँ पर चीज़ें रिवाइज करवा के भेजूँ। मैं बार बार पढ़ा रहा हूँ तो आप भी फोकस किया करो, ऐसा नहीं दोबारा बता रहे हैं सर थोड़ी देर में रेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ऐसा मत किया करो। कॉन्जेनिटल का मतलब क्या होगा दोस्तों? प्रेजेंट एट बर्थ। एग गैंग्लियन का मतलब एब्सेंस ऑफ गैंग्लियन या फिर नर्व्स। और मेगाकोलोन का मतलब डिस्टेंडेड कोलोन। ये इधर भी लिख सकते हो, आपकी पार्ट जो होता है वो प्रोक्सिमल होता है, अफेक्टेड पार्ट नहीं होता। अफेक्टेड और एग गैंग्लियन पार्ट के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, और जो प्रोक्सिमल जो अफेक्टेड पार्ट है दोस्तों उसमें डायलेशन दिखाई देता है। इसके बाद में मोस्ट अफेक्टेड जो पार्ट है दोस्तों दैट इज सिग्मोइड एंड रेक्टम। और मेकोनियम जो पासेज है वो डिले होगा। जो वोमिटिंग जो होगी दोस्तों वो कौन सी होगी? आपकी बाइलस वोमिटिंग होगी। और एब्डोमिनल डिस्टेंशन दिखाई देगा। एंटेरोकोलाइटिस होगा जिसके कारण फीवर आएगा। स्टूल क्या होगा? ब्लडी होगा। और कॉन्स्टिपेशन और जो परफोरेशन है दोस्तों वो भी इसके अंदर क्या होते हैं? दिखाई देते हैं, अगर कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो गया तो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों, दैट इज रिलेटेड टू डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन से एक क्वेश्चन पूछते हैं वो, तो इसमें दो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है रेक्टल मैनोमेट्री, मैंने कहा था इसमें ऑप्शन में लिखा नहीं है, वो लिखना चाहिए था। एक डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है इसके अंदर रेक्टल मैनोमेट्री। इंपॉर्टेंट चीज कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। दो इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि भाई आप इससे डिजीज को डायग्नोस नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छी डिजीज है, मतलब ये बहुत अच्छा टेस्ट है, आगे आपको मैं समझाऊंगा कि भाई क्यों अच्छा है ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इस टेस्ट के अंदर क्या होता है दोस्तों, जब हम रेक्टम को क्या करते हैं? डायलेट करते हैं। सब पहले हम क्या करेंगे? डायलेट द रेक्टम। ब्लैक से ले लेता हूँ, थोड़ा सा सही लगेगा, ठीक है। हम रेक्टम को क्या कर देते हैं? डायलेट कर देते हैं। तो डायलेट द रेक्टम, हमने रेक्टम को किया डायलेट। दोस्तों कभी भी जब हम रेक्टम को डायलेट करते हैं ना, तो डायलेट करने के बाद में जो इंटरनल एनाल जो स्फिंक्टर है ना वो क्या हो जाता है? रिलैक्स हो जाता है। लेकिन यहां पर वो क्या नहीं हो पाएगा? रिलैक्स नहीं हो पाता है। मान लो तो फेलियर ऑफ इंटरनल एनाल स्फिंक्टर टू रिलैक्स, वो क्या नहीं हो पाता दोस्तों? रिलैक्स नहीं हो पाता है। रेक्टम को आपने डायलेट किया, उसके बाद में जो इंटरनल एनाल स्फिंक्टर है दोस्तों वो क्या होना चाहिए? रिलैक्स होना चाहिए। अगर वो नहीं हुआ, दो चीजें हुई भाई, अगर हो गया तो नॉर्मल, और नहीं हुआ तो दोस्तों क्या हो गया? एबनॉर्मल। अब मैं कह रहा हूँ अच्छा टेस्ट क्यों है? अगर दोस्तों नॉर्मल चीज आ गई, ठीक है, वो रिलैक्स हो गया, नॉर्मल चीज आ गई, तो ये नहीं बताया कि भाई किसी को हेयरस्प्रिंग डिजीज है या नहीं है, लेकिन ये जरूर बताएगा अगर ये टेस्ट नॉर्मल है तो ये इस चीज को जरूर शो करेगा कि इस पर्सन को हेयरस्प्रिंग डिजीज नहीं है, ठीक है, इसलिए अच्छा टेस्ट है। ये तो पक्का बता देगा कि अगर ये नॉर्मल आया तो कि एक्सक्लूड करता है, ये एक्सक्लूड द हेयरस्प्रिंग डिजीज। तो हेयरस्प्रिंग डिजीज को क्या कर देता है दोस्तों? ये एक्सक्लूड कर देता है, मतलब बता देगा कि भाई नॉर्मल आ गया तो ये तो पक्का है कि इस आदमी को ये है नहीं। लेकिन अगर एब नॉर्मल आ गया तो आपको लगेगा भाई ये मतलब हेयरस्प्रिंग डिजीज है, लेकिन यहां पर दिक्कत है। एब नॉर्मल आने पर भी दोस्तों ये बताता है कि भाई मुझे नहीं पता, क्यों? क्योंकि ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। अगर ये एबनॉर्मल आ गया तो दोस्तों हम कंफर्म नहीं कर सकते कि वो उसको हेयरस्प्रिंग डिजीज है। हाँ, नॉर्मल आ गया ना तो ये कंफर्म है कि उसको हेयरस्प्रिंग डिजीज नहीं है। लेकिन अगर एबनॉर्मल आ गया ना तो आप ये नहीं कहोगे कि इसको हेयरस्प्रिंग डिजीज है। फिर हम आगे जाएंगे किसकी तरफ? रेक्टल बायोप्सी की तरफ। फिर हम उस पेशेंट का क्या करवाएंगे दोस्तों? रेक्टल बायोप्सी करवाएंगे। और रेक्टल बायोप्सी जब आप करवाओगे तो वो इसका एक डेफिनेटिव और डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, ठीक है। तो रेक्टल बायोप्सी
रेक्टल बायोप्सी जो है वो इस डिसऑर्डर का एक डेफिनेटिव या फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। अब भाई ये भी बताने की जरूरत है कि रेक्टल बायोप्सी में क्या करते हैं। भाई रेक्टम से क्या लेते हैं, बायोप्सी लेते हैं, कुछ टिश्यूज लेते हैं, उनसे हमें पता लगता है। तो उसका जब आप टिश्यूज लोगे दोस्तों तो उसके अंदर दो चीज़ें दिखाई देती हैं। भाई उस टिश्यूज के अंदर अब आप चेक करोगे तो गैंग्लियोनिक जो सेल्स है वो रहेंगी या नहीं रहेंगी। अगर है तो डिजीज तो एब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल दिखाई देगा कि भाई गैंग्लियोनिक जो सेल है दोस्तों वो क्या हो जाएंगी, एब्सेंट हो जाएंगी। और दूसरा क्या होगा इसके अंदर कि जो नर्व जो ट्रंक है ना उसमें सेल्स तो नहीं होती है लेकिन उनकी थिकनिंग और हाइपरट्रोफी दिखाई देगी। ठीक है, तो थिकनिंग एंड, दोनों चीजें याद रखना, थिकनिंग एंड हाइपरट्रोफी ऑफ नर्व ट्रंक। ठीक है, दोनों चीजें याद रख लेना कि गैंग्लियोनिक सेल, गैंग्लियोनिक जो सेल है ना वो तो है नहीं मेन तो, और बाकी का जो भी नर्व ट्रंक होगा दोस्तों वो उसमें क्या दिखाई देगा, थिकनिंग दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट दो टेस्ट पढ़ लिए हमने, एक हमने रेक्टल मैनोमेट्री पढ़ लिया और एक हमने क्या पढ़ लिया दोस्तों आपका रेक्टल बायोप्सी। इसके बाद एक टेस्ट और करेंगे इसमें, दैट इज बैरियम एनीमा। अब इसमें कुछ भी नहीं है, जो हमने पढ़ लिया वही लिखेंगे हम बस में। भाई हमने अगर इस पेशेंट का बैरियम एनीमा करवाया तो वो सिंपल सी बात वही है कि भाई जो पार्ट एग गैंग्लियोनिक है वो कॉन्ट्रैक्टेड मिलेगा और जो पार्ट दोस्तों नॉर्मल है, जो पार्ट उसके पास में है दोस्तों वो क्या मिलेगा, उसके अंदर डायलेशन मिलेगा। तो अफेक्टेड जो पार्ट है, जो एग गैंग्लियोनिक जो पार्ट है वो कॉन्ट्रैक्टेड मिलेगा और उसके जो पास वाला पार्ट है दोस्तों, जो प्रोक्सिमल पार्ट है उसके अंदर क्या मिलेगा, डायलेशन मिलेगा। तो अफेक्टेड या एग गैंग्लियोनिक पार्ट है, अफेक्टेड और ए गैंग्लियोनिक जो पार्ट होगा उसके अंदर क्या दिखाई देगा, वो कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा, कॉन्ट्रैक्टेड या कॉन्स्ट्रिक्टेड कैसे भी लिखा हुआ सकता है। और प्रोक्सिमल जो पार्ट है उसके अंदर डायलेशन या डिस्टेंशन दिखाई देगा, डायलेशन, डिस्टेंशन या मेगाकोलोन। मैंने वो कहा था किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपको याद होगा। तो ये यहाँ पर यही हो रखा है इसके अंदर, है ना, ये बैरियम एनीमा ही कर रखा है हमने। तो ये बैरियम एनीमा से इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं, बैरियम एनीमा से पता लगा सकते हैं। यहाँ पर भी ये बैरियम एनीमा है तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, पता लगा सकते हैं। लेकिन डेफिनेटिव नहीं है, ध्यान रखना, डेफिनेटिव यहाँ पर भी क्या रहेगा दोस्तों, डेफिनेटिव यही रहेगा। एक टेस्ट और है दोस्तों, याद करना चाहो तो ठीक है, नहीं याद करना चाहो तो काम चल जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मैं चारों ऑप्शन में से ऐसे दे दें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, नॉट ए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएटिव टेस्ट, नॉट ए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएटिव टेस्ट ऑफ द हेरिस्टिन डिजीज। तो वहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि तीनों ऑप्शन में आपको देख दे, रेक्टल बायोप्सी भी देख दे, ठीक है, ये भी दे दे, एक जो टेस्ट है ये दे दे, चौथा टेस्ट जो है दोस्तों वो देते, तो इसलिए मैं नाम आपको पता होना चाहिए, वो एक अलग दे दे कोई एक टेस्ट, तो वो आपको क्या होना चाहिए दोस्तों, पता होना चाहिए। तो एसिटाइल जो कोलिन है उसको हम एसीएच बोलते हैं, एसिटाइल कोलिन एस्टिरेज टेस्ट करते हैं, एस्टिरेज स्टेनी बोलते हैं इसको, एस्टिरेज स्टेनी। बस नाम याद रखना है, अगर रख पाओ तो ठीक है, नहीं भी रख पाओगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा था दोस्तों कि वो मान लो कोई ऐसे लिख दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज। अब उसमें एक लिख दे रेक्टल बायोप्सी, एक लिख दे रेक्टल मैनोमेट्री, एक लिख दे ये। अब आपको पता नहीं है तो आप तो ये करके आओगे, ठीक है, और चौथा ऑप्शन और कुछ लिख दे। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए भाई है क्या, बस नाम पता लग जाए तो सही है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जिस बच्चे को याद नहीं हो तो याद एसिटाइल कोलिन याद कर रख लो, ज़्यादा नहीं याद तो एसिटाइल कोलिन याद रख लो, बस और काम चल जाएगा उससे। इसके बाद में हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट के अंदर इसके अंदर दोस्तों अफेक्टेड जो सेगमेंट है ना उसका क्या करते हैं हम, अफेक्टेड पार्ट को काट के और जो नॉर्मल सेगमेंट है उसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सर्जिकल रिसेक्शन, सर्जिकल रिसेक्शन कर देंगे। ठीक है, सर्जिकल रिसेक्शन कर देंगे किसका, अफेक्टेड सेगमेंट का, ऑफ अफेक्टेड सेगमेंट, और बाकी का जो पार्ट है दोस्तों उसको नॉर्मल जो सेगमेंट उनको जोड़ देंगे। तो एनास्टेमोसिस ऑफ बाकी का जो पार्ट है नॉर्मल सेगमेंट ऑफ नॉर्मल सेगमेंट। तो नॉर्मल जो सेगमेंट होगा उस नॉर्मल सेगमेंट का क्या कर दोगे दोस्तों, एनास्टेमोसिस कर दोगे। तो यही इसका क्या होता है, दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। यही इसका क्या होता है दोस्तों, आपका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, यही आपका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है। बस अब एक लास्ट चीज बताऊंगा भाई, इसके अंदर कई बार सर्जरीज के नाम आ जाते हैं। ठीक है, इतना डिटेल में वैसे पढ़ते नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई बस नाम याद रहे तो ठीक है। वैसे मैं ट्रिक बताऊंगा आपको याद करने की, भाई ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, आपको ये नहीं पढ़ना है सर्जरी में होता क्या है। तो एक लड़का है, संजू सैमसन को जानते हो, उसका भाई है स्वैनसन। ठीक है, जो क्रिकेट खेलते हैं लड़के उनको तो जानते ही होंगे। ठीक है, एक लड़का है स्वैनसन, वो सो रहा है, उसको बोलो कि भाई तू सो जा, तो वो सो रहा है। वो सो रहा है तो हम उसको क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई बोल रहे हैं भाई तू कोई हमारे लिए कुछ दुआ कर।
तो उस हमारे लिए क्या कर दोस्तों, दुआ कर, तो ये हो जाएगा दूहा। तो ये बस ये ध्यान रख लेना कि भाई ये 4 सर्जरी है, ये किससे रिलेटेड है, तो बस ये ध्यान रखना कि हार्ट-स्प्रिंग डिजीज से ये रिलेटेड है। कौन कौन सी हैं, स्वेंसन, सोए, सोए आपको सोए याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सोए याद रखो आप कि एक सो रहा है, एक बोल रहा है, एक दुआ कर रहा है, बस इतना याद रखो आप तो। और एक स्वान है या सन याद रख लो, सन याद रख लो यार, सन सोए बोले दुआ, बस ऐसे। भाई ये सर्जरी है किससे रिलेटेड, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इतनी मेहनत की हमने, हम लास्ट तक गए, एक एक चीज़ें पढ़ रहे हैं, एक एक एक्सरे तक पढ़ रहे हैं, लेकिन लास्ट में ये चीज़ हमने छोड़ दी। बस नाम नाम याद रख लेना भाई कि स्वेंसन, सोए, बोले और दुहामन, ये किसकी सर्जरी है, बस इतना याद रख लो दोस्तों, काम चल जाएगा। ठीक है, बस ये मेरे लिए कर दो। तो अब 1 मिनट रिवीजन। 1 मिनट रिवीजन में दोस्तों सबसे पहले चीज, कॉन्जिनाइटल है तो जन्म के साथ प्रेजेंट है, गैंग्लियोनिक के नर्व सेल एब्सेंट रहती हैं और मेगाकोलोन डिस्टेंडेड है। अफेक्टेड पार्ट कॉन्स्ट्रिक्टेड रहेगा, बाकी का पार्ट डायलेटेड रहेगा। मोस्ट अफेक्टेड पार्ट सिग्मोइड और रेक्टम है। ठीक है, जो मेकोनियम जो पासेज है वो डिले होगा, वोमिटिंग बाइलस होगी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन दिखाई देगा, एंटेरोकोलाइटिस होगा तो फीवर होगा, स्टिल ब्लडी होगा, कॉन्स्टिपेशन और कॉम्प्लिकेशन के रूप में परफोरेशन हो सकता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर रेक्टल जो मैनोमेट्री है वो होगा, ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। रेक्टल बायोप्सी इज डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसके अंदर क्या करते हैं, रेक्टम को डायलेट करके इंटरनल जो एनालिस स्फिंक्टर वो फेल हो जाता है, तो नॉर्मल आ रहा है तो ये बता देगा कि नहीं है, लेकिन अगर एबनॉर्मल आ रहा है तो हमें आगे रेक्टल बायोप्सी करवाना जरूरी है। डेफिनेटिव है, डायग्नोस्टिक है, एब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक जो सेल्स है वो और थिकनिंग एंड हाइपरट्रोफी ऑफ द नर्व ट्रैक इसमें दिखाई देता है। ठीक है, बैरियम एनीमा भी करवा सकते हैं, सेम चीज जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पड़ी है वो इसके अंदर दिखाई देगा। ठीक है, एक टेस्ट और करवाते हैं, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज जो स्ट्रेनिंग है दोस्तों वो टेस्ट भी करते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, जो पार्ट उसको काट दो, बाकी के पार्ट को जोड़ दो, बस ये इसका ट्रीटमेंट है। 4 लोग हैं, आपका बेटा है स्वेंसन है, वो सो रहा है, उसको बोल रहे हो कि दुआ करो, बस ये इसकी क्या है दोस्तों, आपके सर्जरी है। ठीक है, टेस्ट नहीं है, सर्जरी है, सॉरी। तो ये बस खत्म। 1 मिनट, 1 मिनट रिवीजन। अच्छा है वैसे 1 मिनट रिवीजन। आपको क्या लगता है ये, क्या मुझे हर मतलब एक कोई भी डिजीज पढ़ाऊँ तो उसमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको क्या लगता है इस बारे में, तो मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना प्लीज। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट कि मुझे ये 1 मिनट रिवीजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 1 मिनट से क्या होता है कि आपको जल्दी से याद हो जाता है। आप हो सके तो उसकी क्लिप बना लो। ठीक है, इसमें नीचे ऑप्शन आता है क्लिप बनाने का, तो वो कभी भी डिजीज पढ़ना हो जाओ उस पर खत्म। अब इसमें लिख लो, बस लिखना तो क्या है, इसमें सीधा से लिख लो कि भाई हार्ट-स्प्रिंग जो डिजीज है दोस्तों, उसका हार्ट-स्प्रिंग डिजीज का रेक्टल बायोप्सी कंफर्म डायग्नोसिस होता है। ठीक है, बस यही आपको लिखना है। और इसमें क्या है, लिखो ही क्या लिख लो, कॉन्जिनाइटल एगैंग्लियोनिक कॉन्जिनाइटल एगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन और हार्ट-स्प्रिंग डिजीज। इसकी स्पेलिंग देख लेना भाई, ये थोड़ा मेरे को ऐसे लगती है ना, HIRSCHSPRUNG। ठीक है, और हार्ट-स्प्रिंग डिजीज की कंफर्म डायग्नोसिस रेक्टल बायोप्सी होती है, रेक्टल बायोप्सी होती। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों कि ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑर्डर्स ए टैप वाटर एनीमा। एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर है दोस्तों, वो ऑर्डर कर रहा है, किस चीज़ को ऑर्डर कर रहा है, टैप वाटर एनीमा को ऑर्डर कर रहा है। टैप वाटर एनीमा को हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने क्या किया दोस्तों, ऑर्डर किया। किसके लिए किया, फॉर ए 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट। जो बच्चा है दोस्तों वो कितने महीने का है, 6 मंथ का है, विद सस्पेक्टेड हार्ट-स्प्रिंग डिजीज। ठीक है, उसको बच्चे को क्या हो रखा था, हार्ट-स्प्रिंग डिजीज हो रहा था। वोट रैशनल कोज द नर्स टू क्वेश्चन द ऑर्डर। मतलब नर्स को ऐसे करना चाहिए भाई डॉक्टर को कि आप गलत कर रहे हो, आप ठीक है, डॉक्टर आपको क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो दोस्तों, गलत कर रहे हो। आपको डॉक्टर को ये कहना चाहिए कि भाई आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो, ये बिल्कुल सही नहीं है, आप गलत कर रहे हो। क्या रीज़न है कि टैप वाटर एनीमा देने से नर्स ने उसको रोका। ठीक है, क्या रीज़न है कि नर्स ने उसे टैप वाटर एनीमा देने से रोका, ये आपको मुझे बताना है कि रीज़न क्या था कि नर्स ने उसको टैप वाटर एनीमा देने से रोका। 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहला दिखाई क्या दे रहा है, द रिजल्ट कुड बी लॉस ऑफ नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स,
जो रिजल्ट है दोस्तों ये हो सकता है कि जो नेसेसरी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, लॉस हो सकते हैं, इसके कारण से मना कर दिया। तो दोस्तों आपको एक चीज़ पता है ना भाई, एनिमा देंगे तो जो वेस्ट जो प्रोडक्ट होते हैं ना उसके लिए हम करते हैं, ठीक है। एनिमा हम क्यों देते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट के लॉस के देते हैं, न कि न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो ये तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये किसके लिए आएगा भाई, लॉस ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट होगा, लॉस ऑफ क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट होगा, न कि ये होगा। तो ये गलत हो गया। इट कैन कोज ए, या मैं बताऊंगा इट कुड इंक्रीज द फियर ऑफ इंट्रूजिव प्रोसीजर। मैं भाई अंदर किसी चीज़ को इंसर्ट कर रहे हैं हम एनिमा में, मान लो तो बच्चा है ना, उसके अंदर जो फियर है उसको इंक्रीज कर देगा। अब भाई बच्चा जो है ना वो सिर्फ 6 महीने का है, और 6 महीने बच्चे के अंदर प्रोसीजर से रिलेटेड ऐसा जो फियर है ना वो डेवलप नहीं होता, उस बेचारे को पता ही नहीं कि हो क्या रहा है मेरे साथ। तो ये फियर बच्चा जो है बहुत छोटा है, तो इसलिए ये फियर वहाँ पे अभी डेवलप नहीं होगा। फोर्थ के अंदर कहता है रिजल्ट कुड कोज शॉक फ्रॉम ए सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर, कि भाई टेम्परेचर का एकदम से गिरने के कारण क्या होगा, शॉक होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। टैप वाटर एनिमा के अंदर भी जो टेम्परेचर जो होता है ना उसको हम क्या करते हैं, मैंने एनिमा ने पूरा पढ़ाया हुआ है फंडामेंटल नर्सिंग में, मैं इसलिए यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। तो टेम्परेचर को तो हम मेंटेन रखते हैं ना भाई, इसलिए वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि जो टेम्परेचर है वो एकदम से क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो ये भी गलत। अब राइट जो आंसर कौन बताएगा, शाबाश, वेरी गुड, सभी बच्चों का सही है। इट कुड कोज ए फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। क्यों, देखो दोस्तों ये जो मैकेनिज्म है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू आपके ओआरएस। ओआरएस की पहले जो ऑस्मोलरिटी जो होती थी ना दोस्तों वो ज़्यादा होती थी आपकी, ठीक है, 311 होती थी, जिसकी ऑस्मोलरिटी को क्या कर दिया गया दोस्तों, कम कर दिया गया। उसका रीज़न ये है कि ऐसे कहते हैं कि दोस्तों कि ज़्यादा ऑस्मोलरिटी होने के कारण, ठीक है, वो भी क्या है, प्रॉब्लम है, और ज़्यादा बहुत कम हो वो भी क्या है, प्रॉब्लम है। अब टैप वाटर जो एनिमा है ना उसमें बहुत ज़्यादा कम है, तो टैप वाटर के अंदर टैप वाटर कैसे काम करेगा दोस्तों, हाइपोटोनिक रहेगा, और हाइपोटोनिक होने के कारण कोई भी चीज़ दोस्तों हाइपोटोनिक है तो वो अपनी तरफ क्या करेगी, न्यूट्रिएंट्स को खींचेगी। तो इंटेस्टाइन के अंदर क्या आएंगे दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइट्स आएंगे, ठीक है। आपने मान लो एनिमा दिया, इंटेस्टाइन के अंदर एनिमा दिया और आपने टैप वाटर दे दिया। अब टैप वाटर के अंदर तो क्या नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है, क्योंकि ये खुद क्या है दोस्तों, हाइपोटोनिक है। तो ये हाइपोटोनिक होने के कारण ये एनिमा क्या करेगा कि ब्लड से या इंटरस्टिशियल स्पेस से क्या करेगा दोस्तों, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको अपनी तरफ खींचेगा, सोडियम क्लोराइड जो भी इंटेस्टाइन है जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, और फिर एनिमा के कारण ये इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी से क्या चले जाएंगे दोस्तों, बाहर चले जाएंगे। जब ऐसा होगा तो इसके कारण से इस ओआरएस वाले को मैं अच्छे से समझाऊंगा, आगे क्लास आने वाली है, बहुत डिटेल में हम डिहाइड्रेशन के बारे में बात करेंगे, तो मैं वहाँ पर और अच्छे से आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो उसके कारण क्या होगा दोस्तों, हाइपोटोनिक होने के कारण ये फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट क्या कोज करेगा दोस्तों, इम्बैलेंस कोज कर सकता है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कोज कर सकता है। तो उसमें लिख लो कि टैप वाटर एनिमा, बस इतना सा लिख लो, डिजीज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिखो टैप वाटर एनिमा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कोज कर सकती है, टैप कर सकता है। ब्रैकेट में लिख लो हाइपोटोनिक है, ये हाइपोटोनिक होने के कारण ये फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्या कर सकता है दोस्तों, कोज कर सकता है। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बस अब छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2 मिनट में करवा दूंगा, 4-5। एन ऑर्डर इज रिटर्न फॉर एन आइसोटोनिक एनिमा, ठीक है, ये क्या है दोस्तों, आइसोटोनिक एनिमा है, 2 साल के बच्चे को हम दे रहे हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द फ्लूइड द नर्स शुड एडमिनिस्टर विदाउट ए स्पेसिफिक ऑर्डर फ्रॉम द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, मतलब स्पेशल ऑर्डर नहीं ले रखा और फिर भी आपको दोस्तों मैक्सिमम अमाउंट देनी है किसकी, आइसोटोनिक एनिमा की, तो वो कितनी अमाउंट होगी। तो ध्यान रखना मैक्सिमम अमाउंट, बस याद करने का है, कुछ नहीं है, मैक्सिमम आप 360 ml दे सकते हो बिना एक अलग से ऑर्डर लेना, स्पेसिफिक मतलब 360 ml से ज़्यादा अगर आप आइसोटोनिक एनिमा दे रहे हो ना तो उसके लिए अलग से ऑर्डर लेना पड़ेगा, चाहे एनिमा लिखा हुआ हो, चाहे वहाँ पे लिखा हो कि आइसोटोनिक एनिमा देना है। लेकिन अगर 360 ml से अगर आप ज़्यादा दे रहे हो ना तो आपको एक अलग से ऑर्डर लेना पड़ेगा, स्पेसिफिक ऑर्डर लेना पड़ेगा। लेकिन 360 ml तक क्या कर सकते हो आप दोस्तों, दे सकते हो बिना किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के। तो इसका आंसर हो जाएगा 255 से लेकर 360 ml। तो लिख लो, लिखो नर्स, नर्सिंग ऑफिसर लिखो, खुश हो जाओगे आप लोग, नर्सिंग ऑफिसर बिना किसी स्पेसिफिक ऑर्डर, कह रहा हूं ऑर्डर ऐसे नहीं कि ऑर्डर नहीं लेना, ऑर्डर तो लेना है, स्पेसिफिक नहीं लेना, बिना किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के
स्पेसिफिक ऑर्डर के मैक्सिमम 360 ml आइसोटोनिक एनिमा दे सकती है। ब्रैकेट में लिख लेना कि ऑर्डर तो लेना है, ऑर्डर लेना है बट स्पेसिफिक नहीं लेना। या ऐसे लिखो कि 360 ml से ज़्यादा में स्पेसिफिक ऑर्डर लेना पड़ता है, स्पेसिफिक ऑर्डर लेना पड़ता है। ठीक है, इससे ज़्यादा में आपको क्या लेना पड़ेगा, स्पेसिफिक ऑर्डर लेना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ए 5 month ओल्ड इन्फेंट डेवलप्स सीवियर डायरिया। आगे मैं आपको डिहाइड्रेशन पढ़ाऊंगा तो बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाऊंगा, अभी आज की क्लास में इतनी डिटेल नहीं पढ़ सकते, अगली जो क्लासेज आएगी उसमें पढ़ेंगे अच्छे से। इज गिवन IV फ्लूइड, व्हाट इज द रेशनल फॉर द नर्स टू क्लोजली मॉनिटर फॉर द IV फ्लो रेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन क्यों है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इसलिए है दोस्तों कि इस क्वेश्चन के अंदर है ना चारों ही ऑप्शन लगभग सही है, लेकिन आपको बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है। और ज़्यादातर बच्चे जो है ना वो गलत करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर आपने मोस्टली के अंदर जो भी या सोल्टस के अंदर या लिपिन कोड के अंदर जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं ना, तो आपको ये चीज़ मिला होगा कि ज़्यादातर आंसर IV इन्फिल्ट्रेशन से ज़्यादा होता है। तो अब बच्चे यहाँ पर खो जाएंगे और आंसर IV इन्फिल्ट्रेशन दे देंगे। भाई एक बार बताओ कि हम बच्चे के अंदर फ्लूइड चल रहा है, ठीक है, फ्लूइड बच्चे के अंदर चल रहा है और कैनुला लगा रखा है, उसमें फ्लूइड चल रहा है, तो क्या चीज़ मॉनिटर कर, क्यों हम उसको ध्यान देना चाहिए। पहले देखा भाई कि आउटपुट को लिमिट करेंगे, भाई बात तो सही है ना, भाई बहुत ज़्यादा फ्लूइड दोगे तो आउटपुट भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। उसके लिए रिप्लेसिंग लॉस्ट फ्लूइड, ये बात भी सही है। भाई हम क्यों दे रहे हैं कि जो लॉस्ट जितने भी फ्लूइड्स उसकी, क्योंकि उस पर्सन को क्या है, सीवियर डायरिया है, उस बच्चे को सीवियर डायरिया में क्या होगा, लॉस हुआ होगा, तो वो भी है। थर्ड देखा अवॉइड IV इन्फिल्ट्रेशन, ये बात भी सही है भाई, क्योंकि कैनुला अगर इन्फिल्ट्रेट हो गया तो जो फ्लूइड है वो आगे जाएगा नहीं, वो भी सही है। लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना दोस्तों, वो होगा प्रिवेंटिंग कार्डियक ओवरलोड, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब IV इन्फिल्ट्रेशन को एक बार चेक करते हैं, बार बार चेक नहीं करते हैं, लेकिन हमें फ्लूइड को चेक करना जरूरी होता है कि भाई बहुत ज़्यादा फ्लूइड नहीं चला जाए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा फ्लूइड चला गया तो मोस्ट सीरियस जो कॉम्प्लिकेशन है ना वो हमें ढूंढना पड़ेगा इसमें। तो इस क्वेश्चन में मोस्ट सीरियस जो कॉम्प्लिकेशन है दोस्तों, दैट इज कार्डियक ओवरलोड। इसलिए हमें बच्चे को IV फ्लूइड देते समय कार्डियक ओवरलोड को प्रिवेंट करने के लिए IV फ्लो रेट को क्या करना चाहिए दोस्तों, मॉनिटर करना चाहिए। तो लिख लो इसमें, लिख लो इसमें कि लिखो इन्फेंट्स में, क्योंकि इनके अंदर जल्दी भी होता है ना कार्डियक ओवरलोड बच्चों के अंदर, तो इन्फेंट में IV फ्लूइड को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि यह कार्डियक ओवरलोड कोज कर सकता है, जो कि मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, ये भाई मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, आपको लग रहा होगा सारे सही है, मुझे भी लग रहा था, बट ये नहीं है इसका आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि व्हाट इज एन एसेंशियल नर्सिंग एक्शन व्हेन केयरिंग फॉर ए यंग चाइल्ड विद सीवियर डायरिया। एक यंग चाइल्ड है दोस्तों, उसका अब सीवियर डायरिया है, तो कौन सा एसेंशियल नर्सिंग एक्शन होगा, भाई ध्यान रखना, इसमें भी मेंटेनिंग द IV बिल्कुल सही है, लेकिन दोस्तों कहीं भी हमें क्वेश्चन में है ना भाई सीवियर डायरिया वाले बच्चे के अंदर आप कौन सा एसेंशियल नर्सिंग एक्शन लोगे जब आप उसकी केयर करोगे। मेंटेन द IV है ना, वैसे सही है भाई, IV को मेंटेन करना जरूरी होता है जो दे रखा है उसको, लेकिन कहीं इस क्वेश्चन में हमें दे ही नहीं रखा कि उस पर्सन को IV लगा हुआ है, IV फ्लूइड चल रहा है, कहीं दे रखा है नहीं। हो सकता है कि उसके अंदर सीवियर डायरिया तो है, लेकिन अभी सीवियर डिहाइड्रेशन में नहीं गया, और अगर सीवियर डिहाइड्रेशन में नहीं गया तो हम बच्चे को ओरल फ्लूइड भी तो दे सकते हैं ना भाई, तो ओरल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप उसको IV दोगे, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड क्या दे रखा है, टेक डेली वेट।